अमेरिकन एयरफोर्स ने वहां से लेके सीधी लाइन काटी थी के पास, वो नक्शे पे। तो उसमें क्या होता है कि पूरा सियाचिन का एरिया पाकिस्तान के उसमें आ गया। आज पाकिस्तान सियाचिन पे नहीं है, ये फैलेसी है, ये झूठ है। 1919 में का पेपर है, वो डॉक्यूमेंट है जिसमें भारत के पार्टीशन का प्लान है ब्रिटिशर्स द्वारा। उसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और प्रिंसेस्तान। कायदे आजम मतलब MI6 का एजेंट था। ऑफ कोर्स, उससे कोई डाउट है? अब तो सारे पेपर्स भी डिक्लासिफाई हो गए। जब एटली आए थे इंडिपेंडेंस के बाद, वो कैलकाटा में गवर्नर के पास रह रहे थे। गवर्नर ने उनसे पूछा है कि हाउ मच ऑफ एन इन्फ्लुएंस डिड गांधी हैव ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस, एंड द आंसर वाज नन। सतीश शर्मा जी आ गए, कैप्टन सतीश शर्मा, और उन्होंने कहा देखिए कुछ अर्जेंट चीज आ गई है। और उनके हाथ में एक कागज था, मैंने टेलीप्रिंटर का वो जो ब्लू इंक में आता था ना, वो उसमें बॉफर्स का था कुछ, उन्होंने हाईलाइट किया। तो राजीव गांधी ने वो देखा और इमीडिएटली उसने वो वापस डाला। क्या था? जनरल कुणाल, आई एम सॉरी, वील हैव टू कैरी ऑन विद दिस इंटरव्यू लेटर, समथिंग इंपॉर्टेंट है। त्रिलोकपुरी वाली जो वोटर लिस्ट थी जिसमें ये था कि इसको नहीं मारना है, इसको मारना है। 4 लोगों को नहीं मारना था 30 पेजेस में। 30 की लिस्ट में 4 को नहीं, 30 पेजेस, 30 पेज में 30 पेजेस। एक पेज में आपके करीबन 200 करीबन 70-80 नाम थे। एक आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेंशन करते हो बुक में, वो है कि इंदिरा गांधी का के असैसिनेशन का US कनेक्शन। जब होम मिनिस्टर उनको कहते हैं विदाउट एनी प्रीएम्बल, नथिंग, कि जनरल साहब क्या हाल है, कंग्रेचुलेशन, नथिंग, इज ए जनरल, वी वांट यू टू डिक्लेयर, वी आर गोइंग टू डिक्लेयर मार्शल लॉ इन छत्तीसगढ़, वी वांट यू टू डिप्लॉय द इंडियन आर्मी देयर, डिस्टर्ब्ड एरिया। ओपनिंग सेंटेंस इन द बुक पढ़िए, और उसमें जनरल वीके ने कहा मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट turn against our own people. He said, what about Manipur and Kashmir? He said, those are border states. We have a problem of insurgency from outside. We are not going to get involved in the heart of central India. इन लोगों को माइन साइंस के लिए इनको लैंड वैंड चाहिए था, जो भी इनकी गेम्स थी। शेखर की जो कहानी थी, आई मीन किस बेसिस पे लिखी गई है? द मैन शुड हैव बीन अरेस्टेड फॉर ट्रीजन। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि आपको ये अभी कैसे घूम रहा है? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, मैंने आपकी बुक पढ़ी लाइफ ऑफ हिंदुस्तानी, और 1962 पे द वॉर दैट वाज़न्ट, वो तो सबने पढ़ी ही है, और उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो लाइफ ऑफ हिंदुस्तानी, जो जीवन आपने जिया है, वो इतना फैसिनेटिंग है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी उस तरीके का जीवन जिया होगा जो आपने लिखा है। 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, लिटरली, मतलब आप कहाँ से, मतलब शेख अब्दुल्ला, राजीव गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और मतलब मैं तो कितने नाम गिनवा दूं यहाँ पे, सभी जनरल्स ले लीजिए आप आर्मी के। पिछले 50-60 साल में, मतलब 60 साल में तो नहीं, लेकिन 40 साल में जितने भी कैरेक्टर्स रहे, राजीव गांधी, उनसे तो आप पर्सनली 3-4 बार मिले। तो ये क्या है, मतलब इतना कनेक्शंस, इतने भारी कनेक्शंस, जो आपको मतलब प्रिविलेज ही होगा, जो इस तरीके की जीवन जो लोग एस्पायर करते हैं कि यार क्या वंडरफुल लाइफ लिव्ड। ये आप किस तरीके से देखते हो इसको? फर्स्टली आर्यन, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू, एंड आपने बुलाया, पहले भी आना था पर आ नहीं पाए, उस टाइम एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन गिव्स मी लॉट ऑफ प्लेजर टू बी हियर टुडे। अब कहते हैं ना कि किसी का आशीर्वाद आपके, किसी का हाथ आपके सिर पे हो तो चीज़ें आपके पक्ष पे ही जाती हैं। तो आई वाज, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरा जन्म एक फौज में हुआ, और वो भी पलटन जैसी, 2 राजपूत जैसी पलटन। मेरे पिताजी, मेरे ग्रैंडफादर IAS में थे, वो IPS, IPS कह रहा हूँ, ये जो प्रोविजनल सर्विसेज थी CPN बरार में थे। तो मेरी पूरी फैमिली का, फ्रॉम माय फादर साइड, वाज वेरी प्रिविलेज्ड काइंड ऑफ एन अपब्रिंगिंग, एंड पूरी फैमिली फिर आर्म फोर्सेस में गई। माय फादर वेंट इनटू द आर्मी, हिज यंगर ब्रदर वेंट इनटू द आर्मी, हिज बोथ सिस्टर्स मैरिड इनटू, one into the army, one into the air force. But सबसे बड़ी बात तो यही थी कि even from my mother's side, I have a very distinguished family in many ways. So everything came together even before I was born, so to speak. And जब you are born, जैसे फौज में, मैं तो कहता हूँ जो भी बच्चा आज फौज में पैदा होता है उसको अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, क्योंकि हमको the whole country is home. उसमें ये नहीं है कि आप देहरादून में पैदा हुए थे तो आप देहरादून के ही हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए फौज में, चाहे आप अरुणाचल में हो, चाहे आप
तमिलनाडु में होंगे, हमारे लिए हर एक जगह घर है। तो यूज डेवलप एन आउटलुक विच इज़, आई ऑलवेज कॉल इट फॉर्ट्रेस इंडिया। उसी किले के अंदर आप घूमते रहो। मेरे को तो अगर फ्लाइट पकड़नी पड़ती है कलकत्ता से गुवाहाटी तक, बांग्लादेश के ऊपर से जाना होता तो मैं होम सिक हो जाता हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी डीप रूटेड कनेक्शन। तो फिर अपॉर्चुनिटीज कम। आई ऑल्सो, एक हमारे टाइम में क्या होता था कि आप या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या कुछ बन जाओ। जब मैं आई वाज लकी अगेन, मेरे को डून स्कूल भेजा गया, दैट ऑल्सो शेप्ड माई लाइफ एंड माई आउटलुक टू अ ग्रेट एक्सटेंट। फिर उसके बाद मैं गया तमिलनाडु में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, वहाँ पे डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, कम्प्लीटली न्यू एक्सपोजर एंड आई लव्ड एवरी मिनट ऑफ इट। और उसके बाद करियर जब चूज़ करना था तो कन्वेंशनल करियर्स, मेरे पिताजी ने तो मेरे को एक लाइन एडवाइस दी थी कि ज्वाइन द आर्मी और गो टू हेल। या तो उसके बाद हाँ, क्योंकि वो तो चाहते ही होंगे कि आप आर्मी में और उसके बाद कोई किसी ने काउंसिल नहीं किया, कुछ नहीं। डून स्कूल में भी मेरे हाउस मास्टर ने मुझे बुलाया, मेरा करियर काउंसलिंग सबसे छोटा होगा। मैं चौखट इधर से क्रॉस की, ऊपर देखा, अच्छा यू, मेरे को फौजी बोलते थे स्कूल में, कहता फौजी यू, अच्छा यू तो ज्वाइनिंग द आर्मी, ओके नेक्स्ट। तो मेरा तो पूरा करियर काउंसलिंग वाज इन 3.5 सेकेंड, इट वाज ओवर है। पर जब मैं कॉलेज गया, मेरे एक इंग्लिश टीचर थे डून स्कूल में, कृष्ण कुमार कैंडित, उन्होंने कहा तुम जरा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज जरा जाके देखो तुमने, नहीं तो यूल गो टू NDA IMA। उसके बाद आई विश आई हैड गॉन, बिकॉज मैंने लेटर बाद में मैंने NDA की फिल्म बनाई और IMA की भी फिल्म बनाई, तो वो बातें अलग हैं। उसमें अब लिखा हुआ था कि, तो उसके बाद फिर मैं टाइगर टॉप से चला गया, वहाँ पे लद्दाख में हमको वी हैड द प्रिविलेज ऑफ ओपनिंग द एरिया। बिल्कुल। और वो आई वाज वेरी क्लियर, मैंने कहा यहाँ पे 2 साल काटने, मैंने तीसरा साल नहीं काटूंगा, क्योंकि यहाँ काटूंगा तो फिर मैं टूरिज्म इंडस्ट्री में फंस जाऊंगा। और मेरे एक सीनियर थे हाशिम तियाब जी, उनके साथ यही हुआ। अच्छा। उनको हमने देख के कहा भाई तुम्हारे जैसे नहीं बनना। तो मैं फिर आ गया वापस दिल्ली, फिर इंडिया टुडे में चला गया, फिर एसोसिएटेड प्रेस, और यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी अपॉन अपॉर्चुनिटी। AP जैसी ऑर्गेनाइजेशन में प्राइम मिनिस्टर्स के साथ इधर उधर, जैसे राजीव गांधी वगैरह के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे, ये अपॉर्चुनिटीज आती है एंड इट वाज फैंटास्टिक। और जो भी हुआ 1980s वगैरह में, उसमें आई वाज इन्वॉल्व्ड, सो इट वाज आई वाज नोबडी, आई वाज जस्ट अ लिटिल फ्लाई ऑन द वॉल, बट ठीक है, वन प्लेड द रोल। मतलब मैं देखता हूँ जब आपके करियर को, जिस तरीके के ट्रैकिंग जो आज की जनरेशन एस्पायर करती है करना, वो आपने पहले ही मतलब पूरे लद्दाख से लेके कश्मीर और जो समर रोड है वो भी आपने कवर कर लिया, जो सो कॉल्ड मुगल रोड बोलते हैं। कई इनके जो गांव थे जो लद्दाख में पहले, तो लोग बाहर आके हमको छोते थे कि आप कहाँ से आए हो। वी वर, दैट वाज इतना रिमोट था, जैसे कांजी विलेज वगैरह, ये जो जंस्कार और ये बटाला, ये जो एरिया है, ये लेट 70s की बात है, ये अर्ली 80s की बात है, ये 81 की बात है। और एक साल बाद जब हम गए तो उसी गांव में बच्चे खड़े रहते थे, एक पेन दे दो, एक स्वीट दे दो। ये करप्शन ऑफ द होल थिंग हैड स्टार्टेड बाय आवर वेरी गोइंग देयर। सो एट वन लेवल दैट वाज द फ्लिप साइड व्हिच आई डिडंट लाइक, बट दैट इज द tourism, opening up the areas, etc. was necessary. हम नहीं करते तो कोई और करता. और जो मैंने उस टाइम नक्शे वक्शे बनाए हैं वो आज भी, मैं 2005 में वापस गया था कश्मीर. हम उस टाइम एक एरियल किताब कर रहे थे, तो आई हैड हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल टू शूट दैट टाइम. सो उस टाइम मैं कोर कमांडर के घर में ठहरा हुआ था. तो उस टाइम ये जो बोट वाले हैं, ये डल लेक में हाउस बोट वाले, वो सब आए मेरे को मिलने की. कुणाल साहब आए हैं वापस. आई वाज वेरी यंग बट दे वर वेरी पोलाइट, यूज्ड टू कॉल अस, यू नो. So they came and they were showing me, देखो सब अब हम आज भी आप ही के नक्शे यूज़ कर रहे हैं जो आपने हाथ से बनाए थे, ट्रेकिंग रूट्स वगैरह ये वो. तो हमारे लिए तो we have seen this country in its pristine glory. I mean, क्या बताऊँ मैं आपको, it was untouched, it was beautiful. यहाँ तक कि एक जानवर होता है जो लद्दाख में मिलता है, उसको कहते हैं पिका. इट्स अ माउस है. अच्छा. इतना बड़ा होता है, खरगोश के जैसे दिखता है. एंड इट्स वेरी ट्रस्टिंग. ओके, और कभी ह्यूमन बीइंग देखा नहीं था पहले. तो जब मैं बैठ के वहाँ पे अपना, हमारे पास क्या होता था लंच के लिए, ब्रेकफास्ट हम दबा के खाते थे, फिर पैक करते थे हमारे, फिर मेस टेंट्स आगे चले जाते थे. वी यूज्ड टू कैरी आवर लंच. एक बॉइल्ड अंडा होता था और एक कैन होता था ट्यूना फिश का यूजुअली.
वो टूना फिश का जब कैन खोलते थे या अंडा निकालते थे तो उसको मैं जाके पत्थर पे रख देता था और ये पिक्काज आ जाते थे। एंड इन्होंने दे वाज सो ट्रस्टिंग, वो आपके हाथ से आके खाते थे। अब जब हम 1 साल बाद गए, उन्होंने ये जब इवन द एनिमल बिहेवियर हैड चेंज्ड, वो आपके हाथ से नहीं खाने वाले थे अब, क्योंकि अब लोग आने लग गए थे और वो डरने लग गए थे कि ये क्या चीज़ है। सो यू नो I've seen the evolution of nature like that and it's absolutely, I mean, और उसमें आपको फिर शेख अब्दुल्ला से भी आपने बात की? शेख अब्दुल्ला का बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि ही वॉज मैरिड टू द नीडू फैमिली। अच्छा। हिज वाइफ वॉज फ्रॉम द नीडू फैमिली एंड दे हैड अ वेरी प्रोमिनेंट होटल दैट टाइम, अभी भी है श्रीनगर में, पर अब वो नाम रन चेंज डाउन कमेंट नहीं, अभी भी नीडूज होटल ही कहलाता है मेरे ख्याल से, ब्रॉडवे के साथ है। अच्छा। और शेख साहब का घर उसी के अंदर था और हमारा ऑफिस उसी कॉम्प्लेक्स में था। सो हमारा ऑफिस का एक ब्लॉक था, टाइगर टॉप्स का ऑफिस, मेन होटल, और यहाँ शेख साहब का घर था। और कई बार शेख साहब वहाँ से आके जो होटल का जो डाइनिंग रूम था वहाँ पे ओल्ड फैशन एवरीथिंग, वो वेटर्स वगैरह, तो वो वहाँ पे वो फ्रेंच विंडो में आके उनको धूप आती थी, वहाँ पे वो आके हफ्ते में 1-2 बारी आके वहाँ पे वो नाश्ता करते थे। अच्छा। और उनको मालूम था कि मेरे पिताजी भी उस टाइम एक ब्रिगेड कमांड कर रहे हैं और ये सारे रूट्स हम लोग खोल रहे हैं, उमासिला ये वो। तो उन्होंने, हमारे जो इमीडिएट बॉस थे जॉन वेकफील्ड, उनके फादर या ग्रैंडफादर प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे महाराजा हरी सिंह के। तो जो जॉन वेकफील्ड साहब ने उनको बताया होगा कि कुणाल के पापा, यू नो, हिज फादर इज आल्सो देयर एंड ही इज ओपनिंग अप, आई ओपनड अप उमासिला, वो सारे जो ट्रक्स खोले थे उसने। तो उनका इंटरेस्ट, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि आप आओ बैठो। और मैं आज भी कई बार सोचता हूँ कि मेरे को उस टाइम इतना मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं था। There were so many questions I could have asked him, but सही बात है, उस टाइम वो फिर बाद में पता चला ना, बल्कि वो ज़्यादा खोद के पूछते थे उस एरिया में क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अच्छा। I used to tell him. तो उनको खुद भी इतना नहीं था एरिया का मालूम वहाँ पे? जो एरिया जो हम जा रहे थे, they were all 17, 18, 19,000 feet passes. They knew about these routes, but very few people had done them. उमासिला में तो ये पूरा था ना कि जो क्रॉस करेगा वो मर जाएगा, क्योंकि जोरावर सिंह हैड लॉस्ट अबाउट 30 chaps up there. और उसके बाद 47-48 में जब पाकिस्तानियों ने उधर से क्रॉस किया था, उनको भी जो लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन थी एट अ प्लेस कॉल्ड ये बचेल के नीचे, वहाँ पे एक पुल है ऑन द चेनाब, उन्होंने अतौली करके जगह है, वहाँ पे इन्होंने जो 10 पाकिस्तानी आए थे हथियार उनको पकड़ के इन्होंने उसी ब्रिज पे लटका दिया था। तो ये रूमर बन गया था कि कोई किसको उमासिला वो क्रॉस नहीं कर सकता। उमासिला actually is a 2 or 3 kilometer long ice field on top of the thing at about 17,500 feet. तो जो ये जंस्कार साइड से जो आते थे वो उस साइड में आके अपना छोड़ देते थे और मचेल से जाते थे, इधर से जाते थे, उठा के ले आते थे, क्रॉस नहीं करता। वहाँ पे आप भी मरते मरते बचे? बिल्कुल। तो मेरे को तो बाद में बताया गया, जब मैं नीचे पहुंच गया था तो घोड़े वाले मुझे बोलने लगे, साहब यहाँ तो कोई बचता नहीं है। मैंने कहा यार अब बता रहे हो, पहले क्या हो गया था तुमको? हम तो नहीं आ रहे। मैंने कहा तो हम क्या करेंगे, आप पोर्टर्स लीजिए आगे। पोर्टर्स भी नहीं जाने को तैयार थे, भाग गए वहाँ से हमको, दे लेफ्ट अस ऑन टॉप ऑफ द पास, रन अवे, बट ठीक है, सर्वाइव्ड। इसमें जब आप ऊपर जा रहे थे तो एक घटना हुई जो बहुत ही कंसिक्वेंशियल है। आपको एक फ्रेंचमैन मिला। ऊपर जा नहीं रहे थे, हम आ गए थे नीचे आ रहे थे। नीचे आके आई हैड सर्वाइव्ड दैट फॉल। हाँ। एंड मेरी हवा उड़ गई थी उस वाले फॉल से, मेरे हाथ वाथ काफ़ी लैसरेटेड से हो गए थे वो आइस पे। तो मैंने मेरे पास 2 शर्पास थे, तो मैंने उनको कहा, हम शर्पास बोलते थे ये लाहौल स्पीति के, क्योंकि हमारी नेपाल बेस्ड कंपनी थी टाइगर टॉप्स, ऑल आवर चैप्स वर फ्रॉम देयर। So these guys were actually Laholis, but we called them Sherpas. I had told these guys, I said, एक दिन के लिए we are going to clear out all our equipment, repack it, ये वो, and अपने boots सबका बुरा हाल था। तो मैं बैठा हुआ था वहाँ पे और नदी के पास कैंप लगाया हुआ था। I was not even wearing a shirt, beautiful day। और ये येलो वैगटेल जो होती है ना, वहाँ पे ब्रीड करती है, चिड़िया होती है ना जिसकी दुम ऐसे जाती है। अच्छा। They breed there. They come all the way from South India and all, and they come to Ladakh and वहाँ पे वो अपने अंडे वंडे देती है। तो मैं उनको देख रहा था, आराम से बैठा हुआ था, फूल वूल देख रहे थे। जब ये फ्रेंच वाला एक फ्रेंची आया, तो तब तक खबर फैल गई थी कि हम लोग उमासिला क्रॉस करके आ गए हैं। वहाँ पे एक आइस ब्रिज था, उसको क्रॉस करके आप पदम में आ गए थे, वहीं पे थे। तो वो आए और उन्होंने कहा कि वो ही वॉज एक्चुअली अ ट्रैवल एजेंट, वो बस से आए थे। उस टाइम पेंसिला से महीने में एक बस चलती थी, महीने में, and it was about 130-140 kilometer, I think maybe more, to Kargil. पूरा दिन लग जाता था।
एंड वहाँ से कभी कभी ट्रक आ गई तो उसमें ये लोग बैठ के आ जाते थे। तो ये बंदा रूट्स ढूंढ रहा था, तो मुझे आगे कहता कि आप मेरे को इसका नक्शा बना दो कि आप कहाँ से आए हो, और कहता है मैं आपको 20 रुपये दूंगा। तो मैं कहा कि इट्स नॉट फॉर सेल। तो उसके पास 2 मैप्स थे जो एरियल के जैसे उसके रक्साक से निकले हुए थे। मैंने कहा ये क्या है? कहता है कि दीज आर US Air Force मैप्स ऑफ द एरिया। मैंने कहा दिखाओ तो सही। तो एक कश्मीर का था और एक नॉर्थ ईस्ट का था। मैंने कहा आप ये मेरे को मैप्स दे दो, एंड दे वर ब्यूटीफुली प्रिंटेड। उन दिनों में इंडियन सर्वे के जो मैप्स थे दे वर वेरी एक्यूरेट, बट दे वर वेरी शॉर्टली प्रिंटेड। वहाँ पेपर भी उसका ये वो, और ये ग्लॉसी मैप्स हमें जो आंखें बिल्कुल चमक गई थी। तो हमने उसके साथ वही बार्टर सिस्टम किया। मैंने उसके लिए एक मैप बना दिया। मैंने कहा ये जगह है, यहाँ से अगर आपको जाना होगा तो ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो उसने मुझे नक्शे दे दिए, और वो नक्शे फिर मैंने बड़े संभाल के लेके आया। मेरे को अभी भी 15-20 दिन लगे ले पहुंचने में। और जब ले पहुंचते थे, हमारा कैंप था लद्दाख सराय स्टोक में, और माय फादर्स ब्रिगेड वाज 136 किलोमीटर्स फर्दर अपस्ट्रीम ऑन द इंडस, क्यारी में। तो मैं कहा मेरा आइडिया ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम दिस ट्रैक वाज वहाँ जाओ, अपना हथियार लो, और ये चुकोर जो सब पार्टरेजेस होते हैं उनके पीछे अपने कुत्ते भी थे। वी हैड 2 लैब्राडोर्स, शेर खान एंड मिसी, उनको लेके घूमता रहता था। तो माय आइडिया ऑफ रिकवरी वाज टू एक्चुअली वर्क इवन हार्डर। तो मैंने पहले 3-4 दिन तो मैं भूल गया नक्शों के बारे में। तो चौथे दिन पे मुझे अभी भी याद है, बुखारी के ऊपर पेट्रोमैक्स की लाइट से आई शोड माय फादर द मैप। एंड उस मैप पे जो कश्मीर का मैप था, उसमें ऊपर के हिस्से में अजीब सी मार्किंग्स थी, जैसे किसी ने प्रोट्रैक्टर लेके या कुछ ना ऐसे ऐसे किया हुआ था। मुझे समझ नहीं थी इन चीज़ों के बारे में, बट माय फादर बीइंग अ ब्रिगेडियर ही अंडरस्टूड कि क्या है। पर उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं। ये मुझे 10 साल बाद पता चला कि हुआ क्या। तो उस दिन मैं फिर सो गए, और सुबह जब एक लद्दाख स्काउट के जो आए, उन्होंने जगाया मेरे को कि चाय वाय साहब चाय। मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब जागे क्या? कहता है साहब तो गया। कहाँ गया? एंड आई थॉट आई हर्ड अ हेलीकॉप्टर लैंडिंग इन द मॉर्निंग, बट आई कुडंट बी श्योर। 5 बजे के करीब में चुई 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 करके वो उसकी जो चीता की आवाज़ आती है हाई पिच, आई थॉट आई हैड हर्ड इट, बट स्लीपिंग। ये साहब तो गया। So dad had actually, after seeing the map, he had called for a helicopter. He went to ले गए। वहाँ पे उन्होंने ये जनरल रॉड्रिग्स को फ़ोन किया। वो वहाँ पे GOC थे जो बाद में चीफ बने। फिर उन्होंने वहाँ से ये लोग गए श्रीनगर, वहाँ से कोर कमांडर को लिया, वहाँ से गए उधमपुर, और फिर इन्होंने आके ये नक्शा मिसेस गांधी को दिखाया उसी दिन। एंड उन्होंने कहा कि ये तो US एयरफोर्स ने हमारे ये पाकिस्तान को दिखाया हुआ है, ये पूरा एरिया पाकिस्तान। क्योंकि जो 71 की लड़ाई के बाद हमने जब ये नॉर्दर्न बाउंड्री LAC मार्क की थी, वो एक पॉइंट है 9846 जो वहाँ पे गांव है चालुंका, वहाँ तक मार्क की थी और बोला था एंड हेंस टू द ग्लेशियर्स, नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। तो वो आपकी बाउंड्री बन गई थी, पर वो अनडिफाइंड थी। तो US एयरफोर्स ने वहाँ पे, अमेरिकन एयरफोर्स ने वहाँ से लेके सीधी लाइन काटी थी के पास वो नक्शे पे। तो उसमें क्या होता है कि पूरा सियाचिन का एरिया पाकिस्तान के उसमें आ गया। तो फिर मिसेस गांधी ने, उसके पहले कर्नल बुल कुमार गए थे एक एक्सपेडिशन में 78-79 में, फिर उनको बुलाया, फिर उन्होंने कहा वापस जाइए। अच्छा, कर्नल बुल कुमार को भी एक नक्शा मिल गया था तब तक, जो जर्मन टूरिस्ट ने उनको दिया था राफ्टिंग एक्सपेडिशन में, पर वो हैंडमेड था। अच्छा। उसमें भी ये दिखाया हुआ था, पर वो हैंडमेड था, ये प्रिंटेड था, और ये US एयरफोर्स का था। और US वालों ने पाकिस्तान को दे दिया था ये इंफॉर्मेशन। US का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट पाकिस्तान का सेंटो और सियाटो, जब से वो उन्होंने 56 में वो साइड किया है, उनका तो पूरा 71 के बाद तो बिल्कुल ही 71 नहीं, ये तो वो तो बात की बात है। पर 50 जब से उन्होंने सियाटो सेंटो का किया है, तो अमेरिकन इंटरेस्ट एंड पाकिस्तानी इंटरेस्ट हैड काइंड ऑफ मर्ज्ड। तो वो किस चीज़ के अगेंस्ट जा रहे थे? वो टिबेट को देख रहे थे, ये सब देख रहे थे। तो ये एरिया इन्होंने, नॉर्दर्न एरियाज जो हैं, जो गिलगिट स्कार्दू, ये सब इनका इंटरेस्ट इसमें था। और इनको जो हमारे पास जो ये एरिया जो K2 के इस साइड में जो पड़ता है, पूर्व में पड़ता है, उसको इन्होंने पूरा पाकिस्तान को दे दिया था। तो उस नक्शे के हिसाब से पूरा सियाचिन ग्लेशियर इनके काबू में आ जाता, और दौलत बेग ओल्डी हमारे में, वो हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न बाउंड्री बन जाती। तो फिर इन्होंने कर्नल बुल कुमार को भेजा, कि वो कुमाऊं के थे, फैंटास्टिक ऑफिसर, बुल कुमार कहते थे, नरेंद्र कुमार था नाम। फिर उन्होंने अब एक्सपीडिशन लॉन्च की। फिर उनको वहाँ पे जब गए, इस टाइम वो ढूंढ रहे थे, पहली बार ही गए थे, ये इन चीज़ों को ढूंढ नहीं रहे थे। उनको बहुत सारा डेबरी मिला, कैंप साइट्स,
ऑस्ट्रियन, जर्मन, इटालियन, मेनली इटालियन, 1 or 2 ब्रिटिश भी नहीं थी, इटालियन, ऑस्ट्रियन, जापानीज, ये एक्सपेडिशन वहाँ पे थी। हाँ। और वो जो कूड़ा था उसमें पाकिस्तानी आर्मी के भी वो फूड टिन्स और ये सब थे। अच्छा। उनके लियाज़न ऑफिसर्स तो पाकिस्तान आर्मी से आते थे। फिर ये आए, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अब ये 81 की बात है। फिर भी 3 साल लगे फॉर द रेस्ट फॉर सियाचिन। और जब हमारे जब ट्रूप्स पहुंचे हैं सियाचिन में, तो पाकिस्तान भी उसके 1 घंटा बाद पहुंचा है वहाँ पे। इट वॉज सच अ क्लोज बैटल। पर जो साल्तोरो रेंज है, जो आज पाकिस्तान सियाचिन पे नहीं है, ये फैलेसी है, ये झूठ है। वो बोलते हैं हम सियाचिन पे, वो झूठ पे, वो कभी नहीं थे। वो साल्तोरो रिज है, जो एक तरफ साल्तोरो रिज है, एक तरफ रीमा रिज है, उसके बीच में ये 75 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर है, मैसिव आइस का टुकड़ा है। और उसके बहुत सारे, जैसे आपकी लेक बनती है, वो पूरा बर्फ का है। तो ये पूरा का पूरा इस साल्तोरो रिज से के अंदर फंसा हुआ है। हमने जाके साल्तोरो रिज को ऑक्यूपाई कर लिया और वो लाइन बन गई आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये नीचे बैठे हुए हैं, ये सियाचिन में नहीं है। अच्छा। ये मुशर्रफ को बड़ी बात चुभती थी, इसके लिए कारगिल की भी लड़ाई इसी कारण से हुई है टू सम एक्सटेंट। तो ये सब हो रहा था। हमने एक बार इसको फिर 84 में ऑक्यूपाई किया। बहुत मुश्किल टेरेन, कई सारे पोस्ट साल्तोरो रेंज में तो 20-21 हज़ार की हाइट पे तो सोनम वगैरह है। और इनके पास एक पोस्ट था, कैद पोस्ट, जो ओवरलुक करता था ये सब। उसको बाना सिंह ने 87 में कैप्चर किया। 8 जैकलाई का फैंटास्टिक ऑपरेशन, चढ़ गए ऊपर, मार दिया उन सबको। पीवीसी तो हाँ जी, अब वो बाना पोस्ट खिलाया जाता है। अब उसके बाद पाकिस्तान का तो सियाचिन पे ऑब्जर्वेशन भी नहीं है। अच्छा, तो ये तो मतलब देखिए आपका मतलब मैप जो आपने लिया वो पहुंच गया इंदिरा गांधी तक। वो तो उसे जस्ट एक्टेड, वो कैटलिस्ट बन गया, वो उससे चीज़ें शुरू हो गई। और मतलब ये भी लकी है ना एक तरीके से। हाँ, कई बारी तो अब किसी ने ऊपर लिख के दिया हुआ था स्क्रिप्ट कि भाई तुम्हारे हाथ से जाएगा, तो चला गया वो। मेरे को तो कोई समझ ही नहीं थी। अगर मेरे पिताजी ने अगर वो ही अंडरस्टूड दोज मार्किंग, मेरे को मार्किंग से क्या मतलब था, कोई मतलब ही नहीं था। किसी ने बढ़िया मैप है ये, अच्छा मैप है, उसमें मैंने नीचे फाउंटेन पेन से अपना नाम भी साइन किया हुआ है। और मैं बोलता रहा मेरा मैप कहाँ गया, ठीक है। फिर 10 साल बाद या कुछ, मेरे ख्याल से उसके भी ज़्यादा, आफ्टर माई फादर है रिटायर्ड, तब उन्होंने मुझे बताया तुम्हारे को पता है कि मैप के साथ हुआ क्या। मैंने कहा क्या हुआ, याद है वो मैप? मैंने कहा नहीं, आपने वापस ही नहीं दिया मेरे को। इसे वो ऐसे हुआ था। तब मैंने जब पहली किताब लिखी थी जियो पॉलिटिक्स पे, लॉन्ग रोड टू सियाचिन, वो किताब इसी से शुरू होती है, ये वाले इंसिडेंट्स। उसके बाद एक और आपको फाइंड मिलती है कि पाकिस्तान का जो पार्टीशन का प्लान था, भारत के पार्टीशन का प्लान था, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और प्रिंसिस्तान, ये पाकिस्तान का हमारे जो है कि 1930 में एक आइडिया दिया गया था, इकबाल ने दिया था, और 1940 में पहली बार नाम सुना जाता है पाकिस्तान का लाहौर रेजोल्यूशन में। और तब से ये मतलब एक्शन डे आता है, उसके बाद पार्टीशन होता है, जो नॉर्मल है कि सियासत की वजह से ये सब हो गया, रिलीजियस पार्टीशन। लेकिन आपने एक पेपर निकाला, आप ऐसे ही ब्राउज कर रहे थे और आपको एक डॉक्यूमेंट मिला जिसमें पार्टीशन के, भारत के पार्टीशन का प्लान, मतलब 1930 से भी पहले नहीं, 1919 की बात है, 1919 में का पेपर है, वो डॉक्यूमेंट है जिसमें भारत के पार्टीशन का प्लान है ब्रिटिशर्स द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, क्योंकि इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल्स डाले हुए हैं अपनी किताब में, लॉन्ग रोड टू सियाचिन। मैं थोड़ा सरप्राइज था कि इसको इंडियन जर्नलिस्ट एक्चुअली गिव इट इनफ वेटेज, कि ये बहुत बड़ी बात है। आफ्टर टाइगर टॉप्स में नीचे आ गया था मैं उसके बाद मैं इंडिया टुडे में चला गया था, और फिर एसोसिएटेड प्रेस। उस टाइम माय फादर वाज आल्सो डूइंग दी NDC कोर्स दिल्ली में, नेशनल डिफेंस कॉलेज। उनकी लाइब्रेरी बड़ी अच्छी होती थी और उसका एक्सेस कॉमन पब्लिक को तो है नहीं। तो मेरे को आई वॉज इंटरेस्टेड। मैं एक दिन ऐसे ही बैठा रहा था, जाता रहता था मैं वो लाइब्रेरी में, और मेरे को स्कूल से ये आदत है, और कॉलेज में भी, मैं किताबों के पीछे वो इंडेक्स देखता था कि ये किताब किसी ने ड्रॉ नहीं की है ना, वो वाली किताब मैंने जरूर पढ़नी है। हर एक किताब में ऐसे अगर आप किताब पढ़ोगे तो आपका डेट ऑफ रिटर्निंग द बुक और आपका नंबर आ जाता है। कई सारी किताबें हैं जिसके पीछे वो इंडेक्स कार्ड ब्लैंक होते थे। अच्छा। तो मेरे को ऐसे शौक था कि ब्लैक, किसी को इस पर इंटरेस्ट नहीं, थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ।
तो ये मैं स्कूल कॉलेज में करता था, तो मैं वहाँ NDC में बैठ के ऐसे ही एक फोल्डर पड़ा हुआ था वहाँ पे, बाउंड, लेदर बाउंड थिंग, तो उसको मैंने खोला, तो मैं ऐसे ही देख रहा था, तो मैं उसको पढ़ने लगा, एंड इट वाज अ शॉकर, इट वाज अ शॉकर, देयर नो अदर वर्ड फॉर इट। तो उसमें उसकी क्या हुआ था कि 1900 जब पहला विश्व युद्ध हुआ है, उस टाइम जब भारतीय सिपाही यूरोप गए हैं, इनको बोला गया था अंग्रेज़ों ने कि जब तुम हमारे लिए लड़ रहे हो फॉर किंग एंड कंट्री, कंट्री मीनिंग ग्रेट ब्रिटेन, और आप अपनी जान लगा के इसमें लड़ रहे हो, और हमारे हिंदुस्तान की जो ट्रूप्स थे, जब ट्रेंच वॉर है किसने तोड़ा है? गढ़वालियों ने तोड़ा है, और हमारा जो योगदान था उस लड़ाई में बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो ये अंग्रेज इनको टैसिट अंडरस्टैंडिंग, अनरिटन अंडरस्टैंडिंग वाज कि जब तुम वापस जाओगे हम हिंदुस्तान को होम रूल देंगे, इंडिपेंडेंस नहीं, होम रूल देंगे, क्योंकि तुम हमारे लिए लड़ रहे हो, अपनी जान लाइन में लगा रहे हो, और इसके बदले हम आपको होम रूल देंगे। चाहे उनको होम रूल समझ आए ना आए, ट्रूप्स गिवन दिस जनरल फीलिंग कि ये होगा। तो जब ये आए वापस, तो उस टाइम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है, उसका नाम जर्मन डिसेंट का था, वो उसका नाम था कर्नल मिंडजान, ऐसे अजीब सा नाम, बहुत बड़ा नाम बहुत है, लंबा सा है। तो इन्होंने जब वो, इसके ऊपर एक बड़ी बड़ी फिल्म भी बनी है, इन्होंने जो टर्की में गैलोपोली में जब इन्होंने टर्की की फोर्सेस को उल्लू बनाया था, उसे उसकी बहन ने उसको एक लव लेटर लिखी थी जिसमें इसने अपना पूरा लोकेशन दिया था कि हम इधर से अटैक करेंगे, और फिर वो टर्किश फोर्सेस उधर चलेगी, तो इधर ऑस्ट्रेलियन का वो बड़ी वाइट फेदर करके ऐसा कुछ है उसका नाम। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदा था, और ये कर्नल था उस टाइम। कर्नल साहब बहुत सीनियर, वेरी सीनियर, और उनके पास 2 ऑफिसेज होते थे, एक था वॉर ऑफिस, एक था कलोनियल ऑफिस। वॉर ऑफिस इनका MI5 बन गया बाद में, और MI6 वाज द कलोनियल ऑफिस, और द अदर वे अराउंड। अब ये बंदा, इसने एक किताब लिखी थी जो मेरे हाथ आ गई थी, फिर से कबाड़ी से खरीदी थी, वॉर डायरीज करके। कबाड़ी से खरीदी थी? कबाड़ी से खरीदी थी, और वो मेरे को अभी भी याद है। उसमें वो एक इंसिडेंट 1919 का एक इंसिडेंट लिखा है उन्होंने, कि वो बॉन्ड स्ट्रीट में जा रहे हैं, अपना सिविल कपड़ों में थे या यूनिफॉर्म में थे पता नहीं, उनको ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के जॉर्ज लॉयड उनके सड़क पे मिल गए, और दोनों बैठ गए कैफे में, वहाँ कॉफ़ी पी, और उन्होंने पैलेस्टीन और इजिप्ट और इजराइल के बारे में पूरी बातें की, ये गोलन हाइट्स, ये वो। तो जो उनकी बातें हुई उस टाइम प्राइम मिनिस्टर भी डिफरेंट काइंड ऑफ माहौल था। तो जब ये बंदा वापस गया ऑफिस, इसने एक चिट्ठी लिखी लॉयड जॉर्ज को, जिसमें इसने जो इनकी डिस्कशन हुई थी उसका उसने काइंड ऑफ एड मेमोर टाइप चिट्ठी लिखी, जिसमें कि ये हमने बातें की। ये 1919 की बात है, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि इसका भी रेलेवेंस है। इसमें इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि 1966 में 66 में यौम किपर वॉर होगी, नाम दिया हुआ है, नाम उसी में है। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये ट्रीटी, यौम किपर वाली ट्रीटी एक्सपायर होएगी, एंड ये से हमने जूइश एक्ट डाला है, हमने अरबिक एक्ट डाला है, ये क्लैश होगा, ये क्लैश होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, लड़ाई होएगी, अरबिक नेशन इधर होंगे, इजरायलीज इधर होंगे, ये होगा वो होगा, और ये 6-7 दिन में खत्म हो जाएगी। और 6 दिन में हुई। हाँ, वही हुआ। अच्छा चलो, जो भी है, तो ये मेरे को बड़ा फैसिनेट करता था ये नाम, और ये जो फाइल मेरे हाथ में आ गई, ये इसी का नाम था, और इसमें लिखा हुआ था द पार्टीशन ऑफ इंडिया, डिवीजन ऑफ इंडिया, नॉट पार्टीशन, डिवीजन ऑफ इंडिया। इसको खोल के मैं पढ़ने लगा, और इसमें 3 चीज़ें थी। इसने कहा कि देखो, हमको कुछ भी हो जाए, अगर हम इनको होम रूल देंगे तो पार्टीशन आएगा, ये इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, इट्स अ नेचुरल थिंग। होम रूल देंगे तो फिर वो अगली मांग तो ये आएगी। अभी ये चुपचाप बैठे हुए, आप चुप ही रहो। फिर उसने कहा कि अगर ये आएगा, हमारे को हमारा ब्रिटिश इंटरेस्ट क्या है, अगर चलो सब कॉन्टिनेंट गया, क्योंकि 1857 के बाद इनको, इनके दिमाग में आ गया था कि इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बियॉन्ड द पॉइंट। तो उनका कंटिजेंसी प्लान तो बन रहे थे ऑल द टाइम। इसने उसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और प्रिंसेस्तान। जो प्रिंसेस स्टेट्स है वो अलग होंगी,
जो इंडिया का ये है हिंदुस्तान, और उसने ये भी लिखा है कि प्रिंसेस्तान इज नॉट फीजिबल, बट इसको हम एक बार्गेनिंग चिप बनाएंगे कांग्रेस को लाइन में लाने के लिए। कांग्रेस उस टाइम में कौन रन कर रहा था? अंग्रेज ही तो थे ना वहाँ पे भी, उसमें भी वो काफी सारे इन्हीं के, इट वाज ऑल थ्योरेटिकल। 1919 तक तो गांधी भी इतने प्रोमिनेंस में नहीं आए थे, कोई नहीं आया था। तो इन्होंने ये पूरा प्लान बनाया, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव था कि जो पर्शिया, ईरान और बेबीलोन, इराक, और बहरीन वाज अ मेजर रिफाइनरी। उस टाइम पूरा होल थिंग यूज्ड टू बी रिवॉल्व अराउंड ऑयल। या तो हमको ये ऑयल, द वेल्स ऑफ पावर करके इन्होंने उसको रेफर किया था कि दीज वी कैन नॉट, इसका कंट्रोल हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब हम इसको कैसे रखेंगे? तो इसने बोला है कि ये जो पाकिस्तान का बेल्ट है, ये जो इंडस वैली है, इसका ये जो वेस्टर्न पंजाब है, इसको किसी तरह से हमको तोड़ना पड़ेगा। और इसमें ये आपका मुस्लिम हिंदू है, और ये है, और ये है, और इसको हम ये वाला खेल खेल सकते हैं, और इसके हिसाब से वी विल ब्रेक इट अप। पंजाबी मुसलमान वर डोमिनेटिंग दैट होल एरिया। आपने अभी अजय रैना से भी बात की है, आई एम श्योर उन्होंने आपको 47-48 के बारे में काफ़ी बताया होगा इसके बारे में। ही इज वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरियंस वी हैव। अब क्या हुआ, इन्होंने ये जो प्रपोजल था ये इन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रेजेंट किया। हाँ, ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि अंग्रेज डॉक्यूमेंटेड ऑफिशियल, ये इट वाज ऑल क्लासिफाइड। अब जाके डीक्लासिफाई होने लगी हैं ये सारी चीज़ें। और मैंने ये किताब 2010 में लिखी थी। अब क्या हुआ, ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अंग्रेजों को ना ये वी प्ले क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ द गेम, जब उनकी बारी आती है तो कोई स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं होती। लेकिन दिखाने के लिए बड़ा वो कहते, तो ये ऑफिशियली इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये फाइल MI6 के पास या कॉलोनियल ऑफिस के पास थी। यही फाइल आपकी 1947 में रीसर्फेस हुई है, रैटक्लिफ लाइन वगैरह सब कुछ इसी में था। रैटक्लिफ जी ने कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ लेके आए हैं, दिखाई है, और इसी के हिसाब से जो होना था। और वो लकीली उसको तो बेचारे को वैसे ही ब्लेम करते हैं। वो ये डॉक्यूमेंट तो है। अच्छा, अब इसके बीच में एक और चीज़ हुई। ये अच्छा, 1930 के पहले हिंदू मुस्लिम राइट्स कभी नहीं हुए थे। पूरी सब कॉन्टिनेंट की आप हिस्ट्री देख लीजिए। हाँ, मुस्लिम इन्वेडर्स हैव कम, उन्होंने सिर काट के पहाड़ वहाड़ बनाए, वो राइट्स नहीं है जो हिंदू और मुस्लिम के जो इसी एक ही मॉल में। मेरे ख्याल से राइट्स तो हुए हैं। महाराष्ट्र का ही है, जब सावरकर के 1893 के आसपास काओ के ऊपर हुआ था। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये जो यूपी जहाँ से सारा माइग्रेशन पाकिस्तान को हुआ है बाद में। इन्होंने सबसे पहली चाल क्या खेली, इन्होंने यूनाइटेड प्रोविंसेस के जो पहले इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने ये पहली चाल खेली थी कि हिंदू को वोट देगा और मुसलमान को वोट देगा। इससे जो डिवीजन शुरू हो गए, उसके बाद आपकी राइट्स वगैरह, डिस्ट्रस्ट शुरू हो गया था। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स 1919 में ही आया है ना? नहीं, या 1930 के आसपास आया, 29। तो इसके बाद चल गया था इम्प्लीमेंटेशन। ये तो धीरे कभी छोड़ते नहीं है। ये जितने हरामी ये थे, कॉलोनियलिज्म का तो जो एक्चुअल रोल है, अगर आप सच्ची में उसको स्टडी करें तो आप तो हक्के पक्के हो जाते हो कि हुआ क्या। चाहे वो पोर्चुगीज थे, चाहे डच थे, चाहे अंग्रेज थे, इन्होंने तो किसी चीज़ को नहीं छोड़ा है। इन्होंने तो ऐसे लोगों को मारा है। आप हम क्या इनको बोले। तो चलो, लेट्स नॉट डाइग्रेस। अब क्या हुआ, जब जिन्ना जी आए, आई थिंक भोपाल में या नागपुर में कहीं जगह हुआ था इनका कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का, अपनी तीसरी बीवी को लेके आए थे और इनको काफ़ी मजाक उड़ाया गया था। गांधी भी इन्वॉल्व थे उसमें। और जिन्ना आउट ऑफ शेयर डिस्गस्ट उन्होंने कहा कि मेरे को ये इंडियन पॉलिटिक्स मुझे नहीं सूट करती, वो छोड़ छाड़ के वापस इंग्लैंड चले गए। 1932 की बात है, जब ये जो प्राइम मिनिस्टर है पहले पाकिस्तान के, वो उनको मनाने के लिए गए थे, लियाकत अली खान। तो जब ये लंदन पहुंचे हैं, इनको रिक्रूट किया गया था बाय चर्चिल की जो सेक्रेटरी थी, उसका नाम था जूडिथ या ऐसे कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। शी वॉज हिज हैंडलर। चर्चिल कॉल्ड हिम, हैड एंडलेस सेशंस विद हिम, और पूरा उन्होंने प्लान बनाया कि तुमको एक मुस्लिम मुल्क बनाना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, ये हिंदुओं को तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये वो। उन्होंने, जिन्ना वॉज लीस्ट इस्लामिक इन हिज आउटलुक, वो तो हर एक चीज बैठ के दारू पीते थे।
अब जब मैंने इसके बारे में लिखा है तो उस टाइम के जो वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी के थे उन्होंने ही हैज़ रेटिफाइड, उन्होंने कहा जो कुणाल वर्मा बोल रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई नहीं हुए थे। कायदे आजम मतलब MI6 का एजेंट था? ऑफ कोर्स, उससे कोई डाउट है? अब तो सारे पेपर्स भी डिक्लासिफाई हो गए और अभी भी हम लोग कुछ नहीं बोलते क्योंकि वी डोंट वांट टू हर्ट द सेंसिबिलिटीज कि अब तो कायदे आजम थे, ये थे, वो थे। ही वाज सेट अप एंड ही फेल फॉर इट। एंड वो जब वापस आए हैं इधर, उन्होंने फिर बड़ी सिस्टमेटिकली इज गॉन अबाउट द होल थिंग, मुस्लिम लीग ये वो ब्ला 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 जो भी हुआ है। उसके बाद जो आपने भी जिक्र किया है डायरेक्ट एक्शन ये वो तो पूरा प्लान बन गया था। फिर जब अंग्रेज़ों ने जब डिसाइड किया कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, वर्ल्ड वॉर 2 में भी 2-3 चीज़ें हुई हैं। मुस्लिम लीग सपोर्टेड वर्ल्ड वॉर 2, कांग्रेस डिड नॉट, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, 1919 में एक पॉइंट रह गया है कि जब ये सारे सिपाही वापस आए थे कि हमको होम रूल मिलेगा, उनको मिला क्या? उनको जलियांवाला बाग मिला और रॉबर्ट एक्ट मिला, जहाँ हमको कोड़े मार मार के इनको सब, तो सबका वो। उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार शुरू किए थे, अंग्रेज़ों ने 1857 की जो अपराइजिंग हुई थी, चाहे आप उसको म्यूटिनी बोलें चाहे अपराइजिंग बोले क्या भी बोले, उनका जो बैकलैश हुआ था ना, उसके बाद इन्होंने तो तोपों में बांध बांध के लोगों को उड़ा दिया और कितने बच्चे और औरतें और पता नहीं क्या क्या। देखिए, ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा नेवर हैपेंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन हिस्टोरियंस। ये सब इनके कोई जर्नलिस्ट ने लिख दिया, ये कर दिया कि जस्टिफाई करने के लिए, ये हुआ कानपुर में, ये हुआ होगा, लड़ाई इज नॉट this thing, but it was not as bad. They went on this absolute rampage. जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, एक से एक सब अंग्रेज के टट्टू बन गए। वो तो जी क्वीन विक्टोरिया के बेल्ट पहन के कीजिए, अब जब दरबार हुई है दिल्ली दरबार, ये वो तो एक एक लाइन लगा के उनको भी रिक्रूट कर ही रखा होगा। रिक्रूट का सवाल नहीं है, रिक्रूट सवाल नहीं है। अंग्रेजों ने इतना डर का माहौल बनाया हुआ था कि अगर आप उनके अगेंस्ट जाओगे आपको ये मार देंगे या हटा देंगे। हरी सिंह के साथ क्या हुआ है कश्मीर में? इनको इन्होंने एजुकेट किया था मेयो कॉलेज में कि ये हमारा टट्टू बनेगा। हरी सिंह को आज लोग बहुत गालियाँ देते हैं कि 47-48 में उन्होंने डिले किया, ये किया, वैसिलेट। लेकिन आप हरी सिंह की पहली स्पीच पढ़िए जो उन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में पढ़ी है, वह हिज आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडिया वेयर ही टॉक्स अबाउट इट। अंग्रेजों के तो होश उड़ गए कि ये बोल क्या रहा है। देन दे वेंट अबाउट उसको डिस्क्रेडिट करने के चक्कर में, ये है वो एक मिस्ट्रेस है इधर, ये है वो 1931 वाला कांड भी करवाया, वो पारा इन्होंने फिर शुरू कर दिया। अब 47 ये अपनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब आपकी ये इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस की, इससे इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल गया और जो बॉम्बे में जो नेवल म्यूटिनी हुई है उससे इनका बहुत बहुत फर्क पड़ा। उसके बाद दे डिसाइडेड हमने यहाँ से निकल जाना है। जब एटली आए थे इंडिपेंडेंस के बाद, वो कैलकाटा में गवर्नर के पास रह रहे थे। गवर्नर ने उनसे पूछा है कि हाउ मच ऑफ एन इन्फ्लुएंस डिड गांधी हैव ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस, एंड द आंसर वाज नन। इट वाज दी म्यूटिनीज, इट वाज द, अब हम आर्मी को नहीं होल्ड कर सकते तो ये हमारे ऊपर मुड़ जाएंगे, तो ये फिर वो 1857 इनको भी डरा के रखा हुआ। तो ये जब यहाँ से गए हैं, इन्होंने ये पूरा प्लान इम्प्लीमेंट किया है और उसमें कश्मीर वाज सपोज्ड टू बी गिवन टू देम। तभी तो जिन्ना कहते हैं ना कि आई हैव इनहेरिटेड अ मॉथ ईटन पाकिस्तान। क्या बोल रहा था वो? जो डील्स बनी हैं, जो क्रॉस करंट्स थे, तो उसके बारे में मैंने वो वाली किताब में लिखा हुआ है, 19 द लॉन्ग रोड टू सियाचिन। तो इसलिए वही कश्मीर जो उसमें जाना चाहिए था ब्रिटिश के प्लान के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर वही उन्होंने एक चीज़ हुई ना, जब रैटक्लिफ वो मैप लेके आया है, उस पर गुरदासपुर वगैरह सब पाकिस्तान को जा रहा था, तो आपका एक्सेस टू कश्मीर था ही नहीं ना। अब वो अच्छी बात है या बुरी बात है कि नेहरू का जो पर्सनल इंटरेस्ट था माउंट बैटन के साथ, लेडी माउंट बैटन के साथ, ये वो, उससे उन्होंने ये वाली लाइन तो बदलवा दी। कश्मीर में नेहरू हैज़ डेफिनेटली हैड अ वेरी पॉजिटिव रोल, क्योंकि सरदार पटेल ऑल्सो, सरदार पटेल ने तो मान लिया था कि कश्मीर पाकिस्तान को जाएगा। नेहरू अड़ गया था इसके ऊपर। दिस हैज बीन वन ऑफ नेहरूज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखी जाए कि ऑफ कोर्स वही बाद में उन्होंने भी वॉफल किया, ये भी किया, वो भी किया, फिर UN चले गए, ये वो सब अलग बातें हैं। पर जो कश्मीर का ही जो द फैक्ट कि वो कश्मीर रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ इंडिया और वाज थैंक्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू पंडित नेहरू। एंड देन अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, लाइक फॉर एग्जांपल
पाकिस्तान वाले अभी भी क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं डीड ऑफ एक्सेशन है ही नहीं, किसी ने नहीं देखी। ये सारे के सारे जो डिस्कशन तो है ये सारे आपके एयरफोर्स लॉग्स में है। ये बल्कि हमने पूरा 1 घंटा इस पे कर्नल रैना के साथ यही डिस्कस किया कि जो सारे नैरेटिव्स हैं 47 के कश्मीर के रिलेटेड, वो किस तरीके से, और पार्टीशन के बाद किस तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने प्लान बना के J&K को टेक ओवर करने की कोशिश की थी। वो तो उन्होंने गिलगिट में किया, गिलगित दे दिया, कश्मीर आधा तो मतलब ये आजाद सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो है, ये भी इन्होंने ही ब्रिटिश ऑफिसर्स का ही प्लान था। ये भी इन्होंने ये उरी की भी लाइन बनाई हुई थी, ये इन्होंने प्री डिटरमिन किया हुआ था कि हमने ऐसा ऐसा करना है। उनको मालूम था कि अगर हम उरी से इंडिया ने अगर आगे गए तो फिर पूरा पाकिस्तान चला जाएगा, और वो दे कुड नॉट अफोर्ड टू लूज दैट। सो यू नो दैट्स व्हाई जो हमारी सियाचिन की किताब है लॉन्ग रोड ऑफ सियाचिन, उसमें सबटाइटल इज द क्वेश्चन व्हाई। किसी ने ये सवाल पूछे नहीं ना। हमने कहा कि ये 2 किलोमीटर तक आए थे, श्रीनगर एयरफील्ड में रुक गए। अरे क्यों रुके? कोई पूछो तो सही ना क्यों रुके? बिकॉज इफ दे न्यू कि अगर इन्होंने श्रीनगर ले लिया है तो ये पाकिस्तान खो देगी। They were not going to. It was not they who were calling the shots. It was the British officers calling. दोनों तरफ अंग्रेज बैठे हुए थे, वो तो अपनी गेम्स खेल रहे थे। मैं इस 1919 वाला जो डॉक्यूमेंट है जो आपके हाथ लगा, वो बाद में राजीव गांधी के पास था। वही मैं बता रहा हूँ कि इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है वो, और कि वो पेपर फिर आपको दोबारा नहीं मिला, और वही वाली फाइल, इट वाज द सेम फाइल, उसी का जो मार्किंग वगैरह थी। और जब हम राजीव जी को मिलने गए, हमने उस टाइम आर्मी के ऊपर हम ये फिल्में बनाने के चक्कर में थे, उनको स्क्रिप्ट भेजी थी। तो उस टाइम जो आर्मी के वाइस चीफ रिटायर हो चुके थे, जनरल सेठना, वो राजीव गांधी के साथ काफ़ी क्लोजली उन्होंने 82 एशियाड गेम्स में काम किया था। वो भी डून स्कूल के थे, राजीव गांधी भी डून स्कूल का था, मैं भी डून स्कूल का था। तो हम सब वहाँ गए और इसके ऊपर चर्चा हुई। तो राजीव गांधी ने कहा कि कुणाल, तुम ये पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि जो पहला एपिसोड मैंने लिखा था वो था द डिवीजन ऑफ वन पंजाब, जब ये पार्टीशन हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी की तो हिस्ट्री 200 साल पुरानी है। तो मैं कहा सर, एक तो वो अंग्रेज़ों की है, ओके, उसको छोड़ो, पर एक्चुअली ये कहानी अगर हम गए तो फिर जनरल सेठना ने बोला नहीं ये सर, ये कुणाल का ये 1919 का थ्योरी है ये वो। तो पहले तो मैं थोड़ा सा एम्बैरेस फील कर रहा कि क्या बोल रहे हैं आप, क्योंकि राजीव गांधी का पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। ही सडनली, एक्चुअली उन्होंने मेकअप लगाया हुआ था, एंड मेरी बीबी फिल्म इंस्टीट्यूट की थी, उससे पहचान लिया कि कोई टेलीविजन इंटरव्यू होने वाला है, उसे वो पैनकेक वगैरह किया हुआ है। तो उसने कहा मेरे पास ये फाइल है, एंड उनका बड़ा ब्यूटीफुल ऑफिस है, अच्छी सी टेबल और उसे एक वाइट टेलीफोन रखा हुआ था, और कोई कागज़ नहीं था टेबल पे, पर किताबें लेदर बाउंड एंड लॉट ऑफ ग्लास है। इवेंट ही स्ट्रेट सीधा गए, ये भी नहीं कि ढूंढा, सीधा गए, वो फाइल निकाले, वो खोलने लगा, मैं इमीडिएटली पहचान लिया, मैंने कहा ये वही डॉक्यूमेंट। तो वो जो उतने में सतीश शर्मा जी आ गए, कैप्टन सतीश शर्मा, और उन्होंने कहा देखिए कुछ अर्जेंट चीज़ आ गई है, और उनके हाथ में एक कागज़ था, मैंने टेलीप्रिंटर का वो जो ब्लू इंक में आता था ना, वो उसमें बॉफर्स का था कुछ, उन्होंने हाईलाइट किया। तो राजीव गांधी ने वो देखा और इमीडिएटली उसने वापस डाला, क्या था, जनरल कुणाल, आई एम सॉरी, वील हैव टू कैरी ऑन विद दिस इंटरव्यू लेटर, समथिंग इम्पोर्टेंट है। तो बोफोर्स वाला जब, तो हम बाहर चले गए। कई बार ये मैंने जिक्र किया है कि ये फाइल है, और ये है कहाँ? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थी वो। यस सर। और कई सारी ऐसी फाइलें जो आपकी इस पीरियड को रिलेट करती हैं, वो सब गायब हो गई। आप नेहरू मेमोरियल में जाके ढूंढिए, जब मैं सियाचिन का रिसर्च कर रहा था कई सारी फाइलें थी, वो जब मैं बाद में गया ढूंढा मुझे नहीं मिली। ये सब स्पेकुलेशन, बिकॉज आई डोंट नो कहाँ गई, लेकिन ये सब गायब हो गई सिलेक्टिवली, एंड इट्स आवर हिस्ट्री। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको उस टाइम नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में अगर जाना था तो हर एक चीज़ में लाइब्रेरियन कहता था आपको मैडम जी का परमिशन चाहिए। मैडम जी? कौन? सोनिया गांधी का। मैं आर्काइव्स में गया। कब की बात है? जब मैं अपने 62 बुक का रिसर्च कर रहा था। मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। 2015? हाँ जी, 14 के बाद। हाँ, इवन आफ्टर द गवर्नमेंट हैड चेंज्ड। सोनिया गांधी की परमिशन चाहिए, क्योंकि वो नेशनल आर्काइव्स में मैंने जो नक्शे मांगे उसमें कहा कि नहीं सर आपको नहीं मिल सकती, आप पहले लिखा के लाइए। मैंने कहा फाइल दिखाओ, तो एक फाइल दिखाई उन्होंने मुझे, कोई मैंने नहीं बोला फाइल दिखाओ, उन्होंने कहा ऐसी परमिशन चाहिए। उसमें अंग्रेजों को, देवर फॉरेन रिसर्चर्स हु हैड बीन गिवन परमिशन, ऑल बीन गिवन थ्रू at the recommendation of Mrs. Gandhi. It may have dated before 2014, but he said कि आपको इस किस्म की चिट्ठी लेके आइए, हम आपको नक्शे नहीं दिखाना चाहते,
दिखा नहीं सकते जब तक आप ये क्लियरेंस नहीं लेके आएंगे। क्लियरेंस कौन देगा? मैडम जी देंगी। उस टाइम ये 2014 की बात है, बिफोर द इलेक्शन। आई वॉज रनिंग अराउंड, आई वॉन्टेड टू सी कि ये मुझे ये जो ये अपना मैकमोहन लाइन वगैरह की जो मैप्स वगैरह चाहिए थे, नहीं मिले। और उसमें अभी भी आप जाइए, आप नेशनल आर्काइव में निकालिए, सारी फाइलें वहाँ पड़ी हुई हैं, उसमें सब ये अब मिलती है परमिशन? जानी चाहिए, अब मैंने गया नहीं हूँ मैं, बट कई सारे डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा सीक्रेसी बनाया हुआ ना उसके ऊपर। पर आयरनी वॉज कि जो अगर आप बाहर से आ रहे हो, अगर आप ब्रिटिश हो या वो रिसर्चर्स को ये दे देते थे, हम लोग जाके मांगते थे, हमको बोलते थे उन्हीं की तो फाइल है ना, तो उनको तो आसानी। नहीं ऐसा नहीं, उनको एक्सेस था, हम लोग मांगते इसलिए था ना, आपको चाहिए वही उन्हीं के, तो वही ब्राउन सिपोइस, थोड़ा वो अपना कनेक्शन है उनका। जी। अच्छा, वो तो वही है ना, हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट अब तक आज तक नहीं देखने को मिली है, बस कभी निकलेगी भी नहीं। उसका क्या कारण है? देखिए, मेरा मानना यह है कि उसमें किसी ने, बहुत कम लोगों ने एक्चुअल हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट देखी है। जो लोगों ने देखी है वो एक समरी है जो जनरल चौधरी ने लिखी है उसके ऊपर। अच्छा, हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट किसने ऑर्डर दिया था? जनरल चौधरी ने दिया था ना, और फिर चौहान ने सील करा दिया पूरा का पूरा। और काफ़ी सारी फाइलें हैं। एक बंदा है जिसने डेफिनेटली देखी हुई, वो है KB प्रधान, जो बाद में अरुणाचल के गवर्नर थे। उस टाइम वो PS थे चौहान साहब के। मैं गया था बॉम्बे उनको मिलने। अच्छा, आई हैड लंच विद देम ट्वाइस। अभी जीवित हैं वो? पता नहीं, आई थिंक ही शुड बी अलाइव, और मे बी नो, ही इज नॉट, आई थिंक ही इज पास्ड अवे। सो उसमें ये हुआ था कि ये जो रिपोर्ट लिखी गई है हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट, ये एक्चुअली हेंडरसन बुक्स भगत रिपोर्ट है। भगत ने लिखी है। हेंडरसन बुक्स वॉज द सीनियर ऑफिसर, तो उसके नाम से जानी जाती है, जैसे होता है फौज में। पर जो काम किया था वो ब्रिगेडियर भगत ने किया था, जो विक्टोरिया क्रॉस होल्डर थे। अब ये उस टाइम IMA के कमांडेंट थे जब लड़ाई हुई है 1962, और उसके पहले ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी इनके डेप्यूटी रह चुके हैं। और इनका और जॉन डाल्वी का बड़ा, डाल्वी साहब ने वो हिमालयन ब्लंडर लिखा है। तो उसमें डाल्वी साहब, ब्रिगेडियर डाल्वी जिक्र करते हैं कि ये जो मैप, मेरे पास जो मैप था, वो ये जो हतुंगला रेंज है, ये हमारी बाउंड्री होनी चाहिए थी, थागला रेंज उनकी एरिया में। अच्छा, ठीक है, लेकिन दैट कैन नॉट बी, बिकॉज अगर आप उसकी उस एरिया की ज्योग्राफी देखिए, तो जो बुमला, जो जहाँ पे आपका बाउंड्री है, वहाँ से फिर वही वाली रेंज आके नामग्यांगचू नदी आती है तिब्बत से, और उसको वो जो क्रॉस होके आप वही वाली रेंज तागला रेंज बन जाती है। और वो जाती है ट्राई जंक्शन तक, जो आपका भूटान के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है ना। ये एरिया जो मॉर्शिड और बेली, जो दो ब्रिटिश सर्वेयर्स जो 1913 में जो क्रॉस किए थे, वो यहाँ तक आके फिर ये नामग्यांगचू नदी से अंदर आ गए थे। ये आखिरी 20-30 किलोमीटर इन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन जो चाइना का मानना था उस टाइम कि ये जो खिंजे माने की बाउंड्री, खिंजे माने जहाँ दलाई लामा आए थे, अब खिंजे माने से अगर आप 1.5 किलोमीटर अंदर आए तो वहाँ पे जाके नामकाचू नदी आके मिलती है। वो थागला रेंज आ गई आपकी बीच में। अब कौन सी बाउंड्री आपकी अगर इधर से आ रही है तो ऐसे करके एस फॉर्म बना के जाएगी हतुंगला से। पोस्ट तो हमारे थागला में होने चाहिए थे ना, बिल्कुल है नहीं, वो नदी में जाके लगा दिया। वहाँ पे हमने फिर पूरी गड़बड़ हो गई, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इट वाज अ डिजास्टर। ये जो नक्शा है ना, मेरा मानना ये है कि उन्होंने, ब्रिगेडियर भगत ने इस नक्शे को ऐड कर दिया है, इस रिपोर्ट में ऐड कर दिया। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी दालवी साहब से, जो ब्रिगेडियर दालवी साहब ने बोला है, उन्होंने वो डाल दिया है उसमें। तो भगत साहब ने, he had a very good equation with him and he trusted him. So this map is there because even Brigadier Dalvi in Himalayan Blunder refers to this map. अगर ये नक्शा उसमें है और आप कल उसको डिक्लासिफाई कर दीजिए तो आपका पूरा केस ही गया। तभी बीजेपी नहीं कर रही ना, नहीं तो क्यों नहीं करेगी जब वो, उनको तो फिर वो कांग्रेस को एम्बैरस करने में कितना, अब 10 साल से बैठे हुए हैं उसके ऊपर। आई थिंक दिस इज द रीजन, नेशनल इंटरेस्ट, एंड बिकॉज इट इज वेरी कैटेगोरिकली उन्होंने दे दिया है कि भैया ये तो नक्शा है, ये बाउंड्री होनी चाहिए थी, क्योंकि उस एरिया में कोई गया नहीं था भैया। यू हैव टू रिमेंबर दैट। सी दी Aryan, the point is that if you get there, even today is a bloody nightmare.
उन जमाने में तो पैदल जाना पड़ता था, कौन से कमांडर्स गए थे वहाँ पे, कोई नहीं गया था। तो ये सब नक्शों के ऊपर देखा जा रहा था और नक्शों पे भी इट वाज नॉट वेरी क्लियर। तो ये मेरे हिसाब से एंडरसन ब्रूस रिपोर्ट का इज अ स्पेकुलेशन। क्या है? मैं 1962 पे अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को एक पूरा एपिसोड आपके साथ करना है उस पर, क्योंकि आपकी एक बुक भी है पूरी सेपरेट, वो बहुत ही अच्छी बुक है, उस पर पूरा 1-2 घंटे का डिस्कशन करेंगे हम। 84 पे आते हैं। 84 में आपने बहुत क्लोजली, ना सिर्फ एक रिपोर्टर की तरह जो राइट्स हुए उनको कवर किया, जो मिसेस इंदिरा गांधी की जो बॉडी थी उसको आप देखने के ले गए, राजीव गांधी से भी बात की, बल्कि जो दंगे हो रहे थे और जो सिख थे जिनको आप कम से कम जानते थे उनको बचाया भी, कोशिश तो की और बचाया भी। बंदूक लेके आप चलते थे उस समय। वो कैसा माहौल था? मैं चाहूँगा कि जो आज की ऑडियंस है जिसको कोई मतलब पूरी सैनिटाइज्ड हिस्ट्री है, मतलब 1-2 फोटोग्राफ्स को छोड़ के कुछ है नहीं हमारे पास, उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं होती है। तो वो क्या माहौल था उस समय और जो आपने देखा वहाँ पे, मैं चाहूँगा कि वो आप बताएं लोगों को। मेरे हिसाब से 2 ब्लैक पीरियड थे हमारी हिस्ट्री में। एक तो है 47, जहाँ हिंदू और सिख और मुसलमान एक दूसरे के ऐसे पड़े हैं जिसका आज तक हम भुगत रहे हैं, क्योंकि जो हेट्रेड आप लोगों ने क्रिएट कर ली और जो आपकी टेल बन जाती है हिस्ट्री में, उसको मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 1984 की कहानी उतनी ही खराब है, इनफैक्ट इट्स वर्स। अब हुआ क्या उस टाइम 1984 में, आई हैड, पहले तो जब ब्लू स्टार हुआ उसमें मैं एक्सीडेंटली इन्वॉल्व हो गया। मैं उस टाइम असम में था। मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है जो अभी भी बिब्लियो की एडिटर है, उनके पिताजी टी गार्डन्स में थे असम में। तो उनको एक एम्बुलेंस भेजनी थी कलकत्ता से नागालैंड। तो इसने कहा चलो चलो चलते हैं, तुम गाड़ी चला लेना, उसको ले जाएंगे, इतने सारे टी गार्डन, फादर वेरी फेमस था। तो वी विल स्टे इन वेरियस, एक महीने के लिए वी विल एक्सप्लोर द होल रीजन। बृंदा दत्ता शी इज इन द बुक। तो हम गए, उसका भाई भी हमको ज्वाइन कर गया, हम गए, कभी मनास में, कभी ये वाले टी गार्डन में, कभी इधर 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 रुकते रखाते। इट वाज अ वंडरफुल, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू द नॉर्थ ईस्ट। पहले बेबी आई वाज देयर बट दैट यू डोंट काउंट दैट। और उसके पहले मैंने थोड़ा वो काजीरंगा वगैरह में भी, इंडिया टुडे में राइनो पोचिंग वगैरह के लिए मैं गया हुआ था। एक्चुअली मेरे को तो गोली भी लग गई थी टांग में। तो ये सब बैकग्राउंड था। तो मैं जब 1 महीने के लिए हम लोग वहाँ घूम रहे थे, किसी को नहीं मालूम था मैं हूँ कहाँ। आई मीन ये मालूम था माय फादर न्यू आई एम समवेयर इन असम। अब ये सारा तमाशा पंजाब में शुरू हो गया मई की एंड में। और एक बार आप शेखर गुप्ता के साथ अंदर भी गए थे। हाँ, तो शेखर के साथ नहीं गया था, शेखर के साथ साथ चला गया था। अच्छा। वो इंडिया टुडे का मेरे पास भी था, तो वो आगे आगे जा रहा था, मैं पीछे निकल गया क्योंकि शेखर वाज कवरिंग दिस थिंग एंड बिकॉज माय फादर वाज इन जलंधर, वो उस टाइम ब्रिगेडियर थे। अब ये क्योंकि मैं एक बारी जाके भिंदरवाले से मिल चुका था, ये बात सुंदर जी को मालूम थी एंड जनरल सुंदर जी हैड टोल्ड मी। एक्चुअली वैद्या ने तो बोला था ये अटैक नहीं होना चाहिए, ये फिर आए थे, इसका हमने जनरल वीके सिंह की किताब में पूरा डॉक्यूमेंट किया भाई, वो भी थे वहाँ पे। उस टाइम वो एमओ में थे। तो सुंदर जी आए थे, उन्होंने कहा था नहीं मैं कर दूंगा, मैं 4 घंटे में क्लियर कर दूंगा, ये वो है, उनका स्टाइल ही ये था। और उन्होंने फिर किया और उसके बाद गदर मच गई। अब इनको ये मालूम था कि मैं मिल चुका हूँ, तो मेरे को मैसेजेस आने लगे कैलकाटा में, और ऐसी बारिश हो रही थी कैलकाटा में आपको बता नहीं सकता। लाउडन स्ट्रीट में थे हम लोग, करीबन 4 फुट पानी था। और मेरे को बोला गया कि तुम किसी भी हालत में एयरपोर्ट पहुंच जाओ, एक हवाई जहाज भेज रहे हैं तुमको, तुम उसमें आओगे। मैं गया वहाँ पे, बृंदा ने कैसे पूछाया मेरे को एयरपोर्ट, आज तक मैं भूलूंगा नहीं। इट वाज लाइक गोइंग इन अ बोट यार, बिल्कुल ही 4 फुट पानी मजाक नहीं होता यार। वो डीजल गाड़ी थी तो हम निकल गए। वहाँ गए तो एक एयरबस 300 होती थी उस टाइम, उसके 3 सीट्स इधर 3 सीट्स इधर और 4 बीच में, इट वाज अ वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट। दैट वन लैंडेड, आई वाज द ओनली पैसेंजर। ले गए 12 एयर होस्टेसेस थी उसमें, और मैं अकेला। तो मेरे को ले गए वापस दिल्ली, और दिल्ली से इन्होंने मुझे चंडीगढ़ पहुंचा दिया। वहाँ पे जनरल साहब के घर में ले गए, उनकी बीवी वहाँ पे थी वानी, सैंडविचेस वगैरह दिए, काफ़ी क्या हाल है, मैंने कहा ठीक है मैम। तो उतने में जनरल साहब आए कॉन्फ्रेंस से,
सुंदर जी। हाँ जी, उन्होंने मुझे पूछा कुणाल तो अंदर गए, वो मेरे कॉलेज के थे, ही वॉज फ्रॉम मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, सो वी हैड दैट इक्वेशन। उन्होंने जो इकोलॉजी के ऊपर जो हमने एनवायरमेंटल टास्क फोर्स की थी, मैंने उनको पेपर लिख के दिया था, तो उनको जानता था, और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंसेज हमने एक दो की थी, उन्होंने आई न्यू हिम एट दैट लेवल। ही सेज कुणाल टेल मी यू बीन इनसाइड, व्हाट इज वहाँ पे है क्या? तो मैं ना, हम लोग जो आर्मी में पैदा हुए हैं, हमारी आंखें थोड़ी अलग टाइप की होती है, हमको कौन सा हथियार कहाँ है ये वो हमको ऑटोमेटिकली अब नज़र पड़ जाती है। एक तो आई वॉज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट एट दैट टाइम, सो आई न्यू क्वाइट अ लॉट। मैंने कहा सर ये LMG यहाँ लगी हुई है, एक LMG यहाँ लगी हुई है, ये इन्होंने ऐसे कवर किया है, और पर मेरी इन्फॉर्मेशन करीबन 1 महीना पुरानी है। और मुझे उसके, और मैंने कहा जहाँ तक मुझे मालूम है इनके पास 64 LMGs हैं, मैंने खुद गिनी है। मैं घूमता रहता था वहाँ पे, गुरबानी सुन रहे हैं बैठे हुए, पर देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं। और हथियार आ रहे थे? हथियार थे वहाँ पे, उनको वो तो ग्रेनेड बना रहे थे वहाँ पे बैठ के, और वहाँ पे क्या क्या नहीं हो रहा था। तो ये सब चल रहा था। तो मैंने उनको, जैसे मैं उनको बताने लगा, तो उनका सडनली इंटरेस्ट ही हट गया। कहते यू जर्नलिस्ट एग्जैजरेट, हो ही नहीं सकता, LMG हो ही नहीं सकता। नहीं LMG हो सकती है, पर 64 नहीं होंगी, और तुम क्या बोल रहे हो, इतनी तो पूरी फ्लडी, ये तो पूरी इन्फेंट्री बटालियन का वो हो जाएगा। तो उनको इमीडिएटली उनका वो हो गया कि मैंने कहा सर आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही मीटिंग के पहले मैं अंदर जाने वाला था, मेरे माय फादर है ड्रग में, ही सेड ही इज माय बॉस, तू जाके अपना मुंह मत खोलना वहाँ पे, डोंट थिंक यू आर अ ब्लडी जनरल वॉट एवर ही आस्क्स यू, उसका जवाब दे देना सीधा सीधा, उसके आगे कुछ मैं बोलना मेरी नौकरी उड़ा दोगे। तो मैं ठीक है। उसके बाद जनरल साहब का इंटरेस्ट ही उड़ गया, वो चले गए। मेरे को वहाँ वो दिन रात काटी, फिर मैंने कहा कि क्या करूँ, तो उन्होंने गाड़ी दे दी, मुझे अम्बाला में छोड़ दिया। पूरा कर्फ्यू हो रखा था, एक कुत्ता नहीं था सड़क पे। अम्बाला में भी? पूरा जी, पूरा होल ऑफ पंजाब हैड बीन क्लोज्ड डाउन बाय दैट टाइम। देयर वाज़न्ट अ सिंगल व्हीकल, कौवा नहीं दिखाई दे रहा था, गर्मी के मारे बुरी हालत। और अम्बाला में मुझे बचा के छोड़ दिया। मैंने कहा, उन्होंने तो कहा था इसको दिल्ली में छोड़ो, मैंने कहा मुझे अम्बाला में उतारो। तो मैंने कहा चलो, अब मेरे को आइडिया था कि मैं जलंधर पहुंच जाऊँ, तो मैं कुछ होने वाला है अमृतसर में, मेरे को मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, जो मेरे पास असम में थे वही थे। और आपके फादर जलंधर में ही थे? He was brigadier. He was in charge of the entire administration of 11 Corps. तो मैंने गलती से मैंने सोचा कि मैं अगर रेलवे ट्रैक के साथ साथ चल रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि सड़क पे जाऊंगा तो पुलिस वाले उठा लेंगे। तो रेलवे ट्रैक पे अगर कभी चले ना, तो आपकी पता चलेगा कितना मुश्किल होता है। वो स्लीपर्स का डिस्टेंस इतना होता है कि वो नॉर्मल स्ट्रेट में नहीं आता। और गर्मी के मारे सिर बड़ी झुलस रहा था, एकदम से एक आवाज आई, गुड 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 ऐसे करके। मैं सिर मोड़ के देखा तो मेरे पीछे एक डीजल इंजन आ गया था, वो खड़ा हुआ था। एक सरदार जी अपने कैबिन से ऐसे बाहर दिया, बचाओ कितने जा रहे हो? मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? कहते मैं फिलौर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरे को चढ़ा लो सर, मेरे को वहाँ पे जलंधर पहुँचना। आ जाओ। पर वो चढ़ गया उसके ऊपर। आगे गए थोड़ी जगह, एक वो रेलवे का वो था कैबिन, वहाँ से मैंने कहा 1 मिनट रोको ज़रा, मैं उसका रेलवे नेटवर्क के थ्रू मैंने कॉल मारी, और मेरे आई गॉट थ्रू टू माई फादर ऐसे कि देखो मैं फिलौरा भाई पहुँच रहा हूँ 2 घंटे में, गाड़ी भेज दे। तो उन्होंने कहा तू कैसे काम हो? मैं आप गाड़ी भेज दो, मैं आपको बता। तो जब मैं वहाँ पहुँचा फिलौरा, ये तो इंजन वाला मेरे को छोड़ के वो चला गया। वहाँ पे ये ड्राइवर आया, मैंने कहा कि तू एक काम कर, जलंधर नहीं जाते, अमृतसर चल, तो नज़दीक ही है, 70 किलोमीटर। उसने कहा साहब मेरी नौकरी से पहले तू चल जरूर। तो अब जब ब्यास ब्रिज पे पहुंचे, वहाँ पे हॉटसन हॉस के टैंक्स लगे हुए थे, ये अपने T-72 या भी जंस थे मेरे ख्याल, पता नहीं याद नहीं है मुझे। और जितने भी ऑफिसर थे वो सब मेरे को जानते थे। तो कुणाल उड़ी वी कांट लेट यू गो, आगे नहीं जा सकते क्योंकि आर्मी ने रोक लिया आपको? आर्मी नहीं, वो मेरे हॉटसन हॉस के सारे यंगस्टर्स, हम सब टेनिस फेनिस फुटबॉल वगैरह खेलते रहते थे। हमारे घर के सामने रहते थे, हम 5 माइल रोड में थे, इनकी यूनिट वहीं पे थी, सबको जानता था। तो उन्होंने कहा नहीं तुम यहीं बैठे रहो। तो मैं बैठ गया वहाँ पे, क्या करता हूँ, वो गाड़ी वापस भेज दी। और उस दिन रात को अटैक हुआ है, ठाठा ठूठू पूरा वहाँ से सारा, अब थोड़ा दूर थे, और ये सारा तमाशा शुरू हो गया। फिर जब गड़बड़ हुई, फिर एक और गाड़ी गई अंदर, मेरे को भी ले गए थोड़ा आगे, ऐसे करते करते आई गॉट अ फेयर आइडिया हो क्या हुआ ये वो। तो ब्लू स्टार में मेरा इन्वॉल्वमेंट प्योरली बाहर से था, और आई वॉज नॉट कवरिंग इट फॉर इंडिया टुडे। फिर मैं आया वापस दिल्ली, और मैंने अपनी स्टोरी फाइल की कि ये हुआ है। वो तब पता चल गया था क्या हो गया।
और शेखर भी आए वापस। शेखर ने तो बड़ा चढ़ा के, क्योंकि जलियांवाला बाग से आर्टिलरी गन्स फायर कर रही थी, ये वो सब कुछ है। ही कांट डिनाई इट बिकॉज इट्स देयर ऑन माइक्रोफिल्म की वो इंडिया टुडे की एडिशन। अब जब जलियांवाला बाग में आर्टिलरी गन्स कैन नॉट गो इनसाइड की उतनी जगह ही नहीं है, वही गलियाँ हैं जिसे वो आर्मर्ड कार नहीं गई, वो आज भी नहीं जा सकती। तो उन्होंने बड़ा चाड़ के बनाया। तो सुमन डुबे उस टाइम बॉस थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा वर्जन गवर्नमेंट वर्जन है। मैंने बोला था 93 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैव बीन, सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। उस टाइम उन्होंने कहा नहीं 500 मारे होंगे, ये होगा वो होगा। तो जो भी उन्होंने करना था उन्होंने किया। हाँ, क्योंकि एक इंडिया टुडे में जो छपा था वो ये था कि ज़्यादा इंडियन आर्मी के लोग मरे हैं रादर देन टेररिस्ट। 93 ऐसे कुछ था हमारी कैजुअलिटी। हाँ। और देखो एक चीज़ इंडियन आर्मी नहीं छुपाती, वो अपनी कैजुअलिटीज बता देती है आपको, चाहे कारगिल हो चाहे कुछ भी हो, जो भी था। तो उसी के ऊपर मेरा इंडिया टुडे के साथ टाइम वाज अप। हाँ, लेकिन तो उसकी कहानी अलग है अप होने की। जो आपकी स्टोरी थी उसी को दोबारा, जो एक तो एग्जेजरेटेड स्टोरी लिखी शेखर ने, वो दो उस टाइम हम लोग फोर्टनाइटली थे। एंड सी आई वाज ऑन द डेस्क, आई वाज नॉट इवन अ कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं अभी तो आया था लद्दाख से, 6-7 महीने था मैं उनके साथ, लेकिन मुझे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज वगैरह मिलती थी और लोगों को बहुत जलन होती थी कि इसको क्यों मिल रही। तो जब ये मेरा जो रिपोर्ट आई तो फिर उसके बाद एक और इशू निकली। उसके बाद जो अगली इशू निकली, मतलब 1 महीने बाद, उसमें इन्होंने वो कार सेवा के ऊपर था कि अपना अकाल तख्त का रीबिल्डिंग। तो उसमें इन्होंने ये जो मैंने स्टोरी लिखी थी और जो फोटोग्राफ लिया था, और जो भिंदरवाले की डेड बॉडी थी किसी और ऑफिसर ने खींची हुई है, मैंने फोटोग्राफ खींची थी। जो जब इनको दी तो जब मैं ऊपर गया, सिगरेट आई वाज टू स्मोक दैट टाइम, तो मैं ऊपर गया एक सिगरेट पी के आता हूँ तो देखा कि प्रमोद पुष्करना वही वाली फोटोग्राफ का फोटो ले रहा है। मैंने कहा व्हाट द हेल आर यू डूइंग यार, हु इज गिवन यू द परमिशन। तो ये थिंग्स गॉट अ बिट बैड। एंड उसके बाद मेरे दिन, मतलब बेसिकली वो क्या कर रहे थे कि आपकी फोटो को खुद क्लेम कर रहे थे। क्लेम का सवाल नहीं है, उस टाइम भिंदरवाले की फोटोग्राफ, एक ही तो फोटोग्राफ थी जिसमें उसकी बॉडी थी, और क्रेडिट खुद खा रहे थे ना बेसिकली। क्रेडिट का सवाल नहीं है, उसको उस टाइम कौन छापने वाला था। छपी थी वो डॉक्टर नहीं छपी थी, डॉक्टर जैन ने किताब निकाली थी, उसमें डाला है उन्होंने बाद में। और मैंने जब हल्ला मचाया तो चुप हो गए, पर इन्होंने ये फोटोग्राफ ले लिया, विच वाज अनएथिकल। इन्होंने जो मेरी स्टोरी है यूज़ की है, मैंने कहा कि देखो ये वही लैंग्वेज है यार, तुमने एक दो ऊपर से 1-2 लाइनें चेंज कर दिया और फिर शेखर को बाई लाइन दे रहे हो, ये गलत है। पर सुबह ने कहा कि दैट्स द वे इट इज, यू टेक इट और लीव इट। तो मैं कहा ठीक है भैया, मैं क्या करूँ। सो देन मेरे को फिर वो देन आई मूव्ड ऑन टू एसोसिएटेड प्रेस, व्हिच वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई हैड अ ग्रेट टाइम। बट वो उसके बाद जो दिल्ली में आप वापस आए, उसके बाद जब देखा 84 के दंगे हो रहे हैं, वो बाद में हुए ना, बाद में हुए वो। फिर आपके ये आपका जून की बात है, अक्टूबर में हुआ फिर वो। और फिर मुझे अभी भी याद है वो सवेरे कि जब मधुसूदन थे श्रीनिवास, वो अभी NDTV में, इनफैक्ट मेरी हिंदुस्तानी किताब उन्हीं से शुरू होती है, He comes and knocks on my door। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। फिर मैं गया, मेरे को वो लिस्ट मिल गई त्रिलोकपुरी वाली, फिर मैं पूरी रात भागता रहा। त्रिलोकपुरी वाली जो वोटर लिस्ट थी जिसमें ये था कि इसको नहीं मारना है, इसको मारना है। 4 लोगों को नहीं मारना था 30 पेजेस में। 30 की लिस्ट में 4 को नहीं, 30 पेजेस, 30 पेज में 30 पेजेस। एक पेज में आपके करीबन 70-80 नाम थे। तो 30 पेजेस आप लगा लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कितने 2500 नाम होंगे उस पर। उसमें 4 लोगों पे सर्कल किया हुआ था, डू नॉट किल, डू नॉट किल, डू नॉट किल, डू नॉट किल, बाकी सबको मार दो। तो वो वहाँ पे कैसे आया AP के ऑफिस में? क्या हुआ कि उस टाइम AP का जो ऑफिस होता था वो जंतर मंतर के पास एक येलो बैरक काइंड ऑफ बिल्डिंग होती थी, उसको हम कहते थे नरेंद्र प्लेस। बिल्कुल लंबी सी थी। अभी वहाँ पे DLF की बिल्डिंग आ गई है उसी स्पॉट पे जहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रीट पे। तो मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने सैमुअल होते थे और विकी ग्रैम थी हमारी चीफ ऑफ एडिटर। उन्होंने मुझे बोला कि गिव मी सम फिल्म। आई हैड अ स्कूटर कि आप जाइए और देखो सड़कों पे क्या हो रहा है। उस टाइम सड़कों पे कुछ नहीं हो रहा था। उस टाइम थोड़े बहुत, उस टाइम वो सिख लड़का मिला था जिसको मैं जाके फिर दबा दिया, मतलब वहाँ पे अपने लोधी स्टेट में मेरे जहाँ हम ठहरे हुए थे वहाँ पे उसको सेटी के नीचे डाल दिया। फिर अगले दिन सुबह छोड़ा। फिर मैं गया वहाँ से वापस रिंग रोड की तरफ। वहाँ पे ये 2 ट्रक्स जला रहे थे जहाँ पे इन्होंने 4 बंदे मार दिए।
ट्रक में जला दिए थे, उसका मैंने 1-2 फोटोग्राफ्स भी लिए। उस टाइम हम इल्फोर्ड फिल्म यूज़ करते थे, ब्लैक एंड वाइट। तो वो वाले मेरे पास 4 रोल्स थे, वो ख़त्म हो गए और अंधेरा भी होने लग गया था। मैं वापस गया ऑफिस with the intention of depositing the film and taking some more film. Taking some more film तो नहीं, मेरे पास काफ़ी फिल्म थी, ये 4 रोल में दे आता हूँ, उनको धुलाई हो जाएगी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सैम्यूल, जो हमेशा एक कमरा था, फिर सैम्यूल एक और कमरा था जहाँ सैम्यूल बैठता था, फिर विकी का ऑफिस था एक और हमारे पास 4 या 5 रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे। उसमें एक ब्रह्माचलानी था, अच्छा, एक कुलदीप नायर थे, बहुत सीनियर थे। That time he was about 62, which is my age now. एक थी सीमा सरोई, और I was the one who was floating population. I was not even regular. I was kind of a stringer. And मेरा विकी के साथ बड़ा अच्छा इक्वेशन था. She used to say, you write very well. And I like the way you write. Don't try and be a wire service chap. तो अपने आप को चेंज मत करना. तुम जैसे मेरे को वाइल्ड लाइफ स्टोरी, वुल्व्स और मैन ईटिंग, जो भी मेरे को करना चाहिए आप करो. आप 24 साल के थे उस समय. And she said, give me a free hand. वो जाना है रांची, जा, वहाँ पे वुल्व्स मारे जा रहे हैं, कोई बात करो थोड़ी, यू नो. सो आई हैड दैट काइंड ऑफ फ्रीडम. सो मैंने जब भी हम जाते थे, सैम्यूल जी हमेशा वहाँ बैठे हुए होते थे. ही वॉज नेवर मिसिंग फ्रॉम हिज डेस्क. जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो देखा सैम्यूल है नहीं, और ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी विकी की टेबल पे. वहाँ पे ये शीट्स ऐसे पड़ी हुई थी, ऐसे फोल्डेड, लंबी ऐसे करके. अब मेरी आदत नहीं है चोरी करने की, लेकिन इंस्टिंक्टिवली मेरे को लगा कि ये कागज में कुछ है. आई मीन आई वाज़न्ट थिंकिंग यार. तो मैंने देखा कोई नहीं है, तो मैं जाके उसको वो कागज उठाया, ऐसे करके देखा कि वोटर्स लिस्ट करके कुछ था, समझ नहीं आया. और मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको उठा के अपनी जैकेट में डाल दिया. और देखिए उस टाइम 31 दिसंबर वाज कोल्ड. आजकल इतनी ठंड नहीं पड़ती. मुझे याद है मैं जैकेट पहनी हुई थी 31 अक्टूबर, और फॉग था हल्का हल्का सा, थोड़ा सा ये धुंध थी. फिर मैं स्कूटर पे बैठा और फिर मैं वहीं से करीबन 15-20 मीटर जंतर मंतर है वहाँ पे एक मर्क्यूरी लाइट थी, वो पीली वाली बड़ी सी. मैं कहा अगर ये कुछ साला ऐसे यूजलेस पेपर हो गए वापस रख दूंगा. मैंने स्कूटर में इंजन रनी है, वो टुक इट आउट, उसको देखा और मेरा तो खून सूख गया, क्योंकि इमीडिएटली आई रियलाइज ये है क्या. ये त्रिलोकपुरी का ये वोटर्स लिस्ट था, उसमें ये था, उसमें लिखा हुआ था और पेंसिल से डू नॉट किल, डू नॉट किल, डू नॉट किल. वो साइक्लो स्टाइल, आई मीन साइक्लो स्टाइल नहीं, उसका वो जो भी था जेरोक्स टाइप. अब मैं ब्लडी करो तो करो क्या, यू डोंट नो व्हाट टू डू. तो मैंने तो सबसे पहले वो कागज़ वापस डाले और अपना स्कूटर को रैव किया और मैं चलाने लगा. मैं आई नो आइडिया मैं कहाँ जाऊँ. मैं ना उस टाइम राष्ट्रपति भवन में काफ़ी टाइम ADCs वगैरह वो ऑल फ्रेंड्स ऑफ माइन, चीफ के ADC और राष्ट्रपति भवन हम टेनिस वेनिस खेलते थे, स्विमिंग करते थे. और ज्ञानी जैल सिंह से भी आप कई बार 2-3 बार मिले? एक बारी पहले दो बारी मिला था उनसे पहले, बट आप मिला भी एक बारी उनके साथ गाड़ी में गया था. इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, ADC के बेनू जमवाल था. उन्होंने कहा कि आप भी बैठ जाओ. मैं बैठ गया. तो ज्ञानी जी ने कहा नहीं काके मेरे पास बैठ. तो मैं यू नो प्रेसिडेंट के साथ जा रहे उस किस्म की मुलाकात, नॉट दैट ही न्यू मी पर्सनली. फिर मैंने कहा यार ये, और बेनू जमवाल जो नेवी में थे, जैमी कहते थे, उनके पिताजी एरिया कमांडर थे दिल्ली में, मेजर जनरल जमवाल, जो 15 डिवीजन कमांड कर रहे थे ब्लू स्टार पे, अमृतसर वाली डिवीजन. एंड दे वर ऑल, हम लोग सब स्टाफ कॉलेज में थे. हम सब जब ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे, मेरे पिताजी भी, हम वी आर ऑल ग्रोन अप टुगेदर. सो हम लोग एक दूसरे के घर में इन एंड आउट यार, हमारा अंकल टाइप्स. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो मैं सीधा गया. मैंने कहा अगर कोई कुछ कर सकता है तो शायद प्रेसिडेंट का ऑफिस कर पाएगा. तो मैं उस साइड से गया, वो सेंट पॉल वाला जो चर्च वाला जो नॉर्थ साइड है ना, उधर से ऊपर गया. कोई पुलिस थी, कुछ नहीं, नो आर्मी, नथिंग, कोई प्रोटेक्शन, कुछ नहीं, नथिंग. एंड उस टाइम अंधेरा होने लग गया था. एंड आई वेंट अप एंड जहाँ पे अभी गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह करते हैं जो विजिटिंग डिग्नेटरी, वहाँ पे नो ब्लडी गार्ड, नथिंग. मैंने जाके स्कूटर वहाँ पे खड़ा किया और 3 at a time आई वेंट अप दो स्टेप्स. वहाँ से अंदर भागता हुआ गया. कोई नो बडी स्टॉप मी. एंड आई केम. वहाँ पे एक ADC बैठा हुआ था, उनके 4 ऑफिसर्स थे, 2 आर्मी के, 3 आर्मी के, एक नेवी का, एक एयरफोर्स का. वो एयरफोर्स वाला ADC लेटर ऑन, जब मैंने एयरफोर्स की फिल्म बनाई, वाज वन ऑफ माई पायलट्स. सो आई न्यू ऑल दीज गाइज एक्सट्रीमली वेल, बट दे वर नॉट देयर. जो JCO वाले थे ना, उनके 4 ऑफिसर ADCs हैं और 4 JCO. एक बैठा हुआ था वहाँ पे, वो भी जानते थे मेरे को. तो ही नॉटेड टू मी. मैंने कहा, मैं कुछ बोलने लगा उनको. फिर मैंने देखा कि ज्ञानी जी वहाँ से खड़े हुए, ही वॉज वॉकिंग.
So I looked at him and I walked up to him and I said, sir, I started to tell him, ये ऐसा यहाँ ये बड़ा कांड होने वाला. फिर मेरे को लगा कि ये तो सुनी नहीं, मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया था उन्होंने, मेरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बच्चा देखता है आपको, आंखें वेकेंट थी बिल्कुल, कुछ समझ नहीं रहे थे मैं बोल क्या रहा हूँ. तो उतने में जेसीओ आया, उसने हाथ डाला मेरे शोल्डर पे, कहता है कि साहब आप इधर आ जाओ, इनको राष्ट्रपति जी को डिस्टर्ब मत. थोड़ा सा पीछे आया तो वो कहता है उनको हमने दवाई दी हुई है, वो कुछ आप सर अभी आप उनको डिस्टर्ब ना करो. तो मैं दवाई दी हुई है, सीडेट किया हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि ऑफ द आई डोंट नो व्हाट द हेल वाज गोइंग ऑन. ओके, बट मुझे ये बोला गया कि उनको थोड़ा सा काम, बहुत टेंशन हो रहा है, वो काम नो डिटेल्स गिवन, आई एम ओनली प्रिज्यूमिंग. तो मैं गया वहाँ से और बेनू के कमरे में, और मेरे को अभी भी याद है वो जो दरवाजे हैं बड़े 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 हैं, वो छिटकनी भी बिल्कुल लंबी सी है. तो मैं वहाँ गया और मैं उसके बिस्तर में लेट गया. आई वाज आल्सो वेरी टायर्ड बाय नाउ बिकॉज आई हैड सीन दोस गाइज बीइंग किल्ड, यू नो, वेरी वेरी इमोशनली ड्रेनिंग है. और मैं सो गया, 10-15 मिनट सोया होगा, मुझसे ज़्यादा नहीं सोया. सडनली कोई खड़ा हुआ था, बेनू मेरे को शेकिंग मी, वेक अप व्हाट आर यू डूइंग. आई सेड यार दिस व्हाट हैज हैपेंड एंड ये सारी लिस्ट है, ये वेयर डिड यू गेट इट. आई सेड दिस वाज लाइंग इन द ऑफिस. कहता है कि go to my father. I said, that's what I want to do. I was waiting for you to come. And I told him, I said, there's no security. The bloody police is missing. There's no army. There's nobody out there. You guys are absolutely vulnerable. Nobody stopped me. He said, what do you mean nobody stopped me? I said, nobody stopped me. My scooter is parked there. He says, okay. So he picked up the phone and he rang up Army House, Mandir Road में, अपना ये कैंट में, प्रताप चौक. उनकी बहन थी, उसका नाम वंदना या कुछ था. उन्होंने कहा कि वह कुणाल आ रहा है, उसके साथ डैड के पास ले जाओ, ही हैज टू शो हिम समथिंग. यही बोला, फोन रख दिया, यू गो. मैं फिर भागा नीचे, जम्प्ड ऑन टू माई स्कूटर. वो खड़ी हुई थी गेट के बाहर, चढ़ गई मेरे स्कूटर पे. आई ड्रोव डाउन टू द एरिया हेडक्वार्टर्स. वहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एडीसी बाहर खड़ा हुआ था, उसको भी फ़ोन आ गया था कि हमारे ऑफिस में आ जाओ. वहाँ जाके बैठ गए. 2 मिनट बाद जनरल साहब, बड़ी बड़ी बूझे थी उनकी, उनका कभी भी कहते हैं कि द स्मार्टेस्ट सलूट ऑन राजपथ ड्यूरिंग रिपब्लिक डे यूज्ड टू बी जनरल जम्वाल. डोगरा के थे, आई मीन डोगरा थे बाय प्रोफेशन, बाय बर्थ. इज फ्रॉम जम्मू. इवन जेमी, हिज सन, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग नेवल ऑफिसर्स, ही वाज फैंटास्टिक. आई मीन ही डाइड इन अ वेरी ट्रैजिक एक्सीडेंट लेटर एज ए रियर एडमिरल. तो जनरल साहब को ये लिस्ट दी. उन्होंने कहा कहाँ से मिली तुमको. तो मैंने कहा था वो कहाँ से मिली तो आप भूल जाओ, पर ये है और इसका अब कुछ करना है. अब जब वो 2 ट्रक्स चल रही थी, उस टाइम एक ब्रिगेड आई थी 22 डिवीजन की. मुझे ये सब चीज़ें मालूम है कि वो उरियाल का साइन था. तो मैंने कहा कि सर आपके पास ट्रूप्स है, आप मेरे को, मैं जाऊँगा उनके साथ. त्रिलोकपुरी कल सुबह जब उजाला होगा वहाँ पे हम जाके खड़े होने चाहिए, क्योंकि तो ये पुलिस और ये सब गायब हो गई है, और ये लोग आएंगे तो ये देखेंगे तो ये आर्मी को देख के डर जाएंगे. तो मुझे कहते हैं कि बेटा आई हैव नो मेरे पास कोई ट्रूप्स ही नहीं है. तो मैंने उनको यहाँ तक बोला, मैंने कहा सर जितने भी यहाँ पे सेवादार हैं जो अर्दली हैं, सबको मच्छरदानी के डंडे दे दो, यूनिफॉर्म पहना दो, वहाँ जाके आप खड़े हो जाएंगे, देखते हैं क्या होता है. मुझे बोलते हैं नहीं, यू हैव गिवन मी दिस लिस्ट, थैंक यू वेरी मच. उन्होंने लिस्ट लेके अपने ड्रॉर में डाल के बड़ी बंद कर दी. कहते हैं कि थैंक यू, आपने कर दिया अपना काम, अब आप जाइए, मेरे को छोड़ दीजिए. मैं कुछ बोलने लगा, फिर कुछ इंटरव्यू वो हुआ. तो मैं क्या करता, मैं फिर बाहर आया और फिर मैं वहाँ से फिर अपने स्कूटर पे, फिर मैं वहाँ ग्रेवाल्स के यहाँ चला गया, ये शांति पथ पे. वहाँ पे फिर ये रात को मॉब आई. फिर आई हैड अ फेस ऑफ विद देम विद दैट ब्लडी पिस्टल इन माय पॉकेट. वो उसके बाद वही पिस्टल लेके हम अगले 2 दिन बाद वो घूम रहे थे इधर उधर. फिर वो मिसेस गांधी की बॉडी की जो लाइन थी, इमेजिन आई एक्चुअली जब राजीव से मिला उस दिन, मेरी जेब में बेरेटा थी लोडेड, या नोबडी चेक्ड. सो इट वाज अ क्रेजी टाइम. इट वाज ऐसा क्या माहौल था यार. और इन्होंने कैसे लोगों को मारा उसके बाद, तो सभी को मालूम है कि सड़कों पे टायर लगा के, इतना the darkest hour in our history has been the cigarettes. And, I wasn't born at the time of 47, 48. I believe that was as bad. But we are a terrible people when we turn on each other.
तो मतलब जब आपने देखा पुलिस नहीं है, आर्मी हेल्प नहीं कर रही है, तो क्या था ये सब? वाज इट यू कांट डू एनीथिंग, complicit? All everybody was complicit? यू हैव टू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन्स ऑन दैट। मैं क्या बोलूँ। और उसके बाद मेरे को 4-5 दिन बाद मुझे विकी ग्राहम ने मुझे अमृतसर भेज दिया, पहली फ्लाइट जो गई। और उसमें मेरे साथ दिलीप गांगुली था, उस टाइम वो AFP में था। वो बंगाली था, ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ हिंदी, सॉरी पंजाबी। हम वहाँ पहुँचे, गोल्डन टेम्पल गए। उससे पहले जो पूरी फ्लाइट में जितने भी लोग थे, सब की पिटाई हो रखी थी, सब ने बाल काटे हुए थे, किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी का मुंह सूजा हुआ था, किसी की हाथ चोट लगी हुई। वी वर द ओनली 2 non-Sikhs ऑन दैट फ्लाइट। 100 करीबन पैसेंजर्स हो गए, सब को चोटें लगी हुई थी। पहली फ्लाइट है, और जब हम लैंड किए सब अमृतसर में जमीन चूम रहे थे कि अब जिंदा आ गए। और हम लोग वहाँ से गए गोल्डन टेम्पल। यानी साहिब सिंह थे 5 ग्रंथीज में से, उन्होंने इंटरव्यू दिया। मैंने सोचा वो बोलेंगे काम डाउन, टेक इट इजी, ये वो। उन्होंने उल्टा बोल दिया कि उन्होंने कहा कि जितने भी सिख हैं अपने तलवारें लो, अपनी बंदूकें लो, जाके सबको मार दो, बदला लेना पड़ेगा। मैं अब क्या बोल रहे हो। फिर मैंने उस टाइम GOC बदल गए थे क्योंकि जमवाल आ गए थे, उनकी जगह चिकी जवान आ गए थे। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उन्हीं के कमरे से, ज्ञानी जी के फ़ोन से, कि सर मेरे पास ये टेप है, अब मैं एक बार ही कमरे में आ जाऊँगा, मेरे को तो कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को तो फिर ये रिले करनी पड़ेगी दिल्ली, उसके बाद अब आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो अगर आपको चाहिए तो आप ले लो। तो उन्होंने एक शीतल दास करके SP थे, अपनी बंदूकें पिस्टल उल्टा पहनते थे पैटर्न के जैसे, उन्हीं की पिस्तौल लेके एक आतंकवादी ने उनको बाद में मार दिया था। तो ही वॉज देयर एट द होटल मोहन इंटरनेशनल, वो पिस्टल लेके मुंह पे मारा खींच के। आपके? हाँ, टेप रिकॉर्डर तोड़ दिया, ये सब है, क्या कर रहे हो यार, 1.5 लाख का टेप रिकॉर्डर किया। और दिलीप की तो उन्होंने और भी ज़्यादा धुलाई की, उसको राइफल बट से मारा पंजाब पुलिस वालों ने। पर वो हमने टेप डिस्ट्रॉय करवा दी, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। और इसका फॉल आउट था मेरे प्रोफेशनल करियर में, क्योंकि एक बारी विकी ने मुझे बुलाया बाद में, शी सेड यू हैव टू डिसाइड, आर यू अ जर्नलिस्ट? इफ यू आर अ जर्नलिस्ट यू डू योर ब्लडी जॉब, यू आर नॉट सपोज टू गो अराउंड, तुम्हारा काम नहीं है कि टेप डिस्ट्रॉय। क्योंकि उस समय अगर कोई भी जर्नलिस्ट होता प्रोफेशनल, जो उस टाइम के जो स्टार जर्नलिस्ट थे, वो तो अपनी स्टोरी करके कर लेते उसको। वही विकी ने ये, अब वो सोसाइटी में किसको क्या आग लग रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। विकी ने मुझे यही बोला, शी एक्चुअली टोल्ड मी, शी सेड कुणाल तुम विल नॉट वर्क फॉर यू, you get involved in the story, you cannot get involved, you're a reporter, your job is to report, not become the bloody news yourself or get involved in what's going on. I wasn't built that way. ठीक है, so then that was the end. उसके बाद एक आध साल I continued for a year, फिर बिट्टू सहगल आए, फिर वो प्रोजेक्ट टाइगर का शुरू हो गया, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैं तो फिर भागा यहाँ से। तो मेरा करियर, मेरा जर्नलिज्म में मेरे को एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, कई बारी हो चुका था। आई वॉज ऑलवेज, देखिए मेरे दिस वॉज, आई वॉज टोल्ड बाय लॉट ऑफ माई बॉसेस कि यू डिसाइड, तुम या तो पत्रकार हो तो तुम अपना ड्यूटी करो, नहीं करनी तो यू गेट द हेल आउट। सो आई गॉट द हेल आउट। क्या करते। राजीव गांधी के साथ एक और मीटिंग होती है आपकी कुछ सालों के बाद, और ये शायद तीसरी या चौथी, 91 जस्ट बिफोर हिज डेथ, ही गॉट डेथ। उसमें जो आपके अंकल ने आपको पेपर्स दिए थे, नहीं वो 91 नहीं है सर, वो 91 तो हमारी वो आर्मी वाली मीटिंग हुई थी, ये पार्टीशन पेपर्स की। हाँ नहीं, मैं वो कह रहा हूँ जैन्स वाली जो वो 86 की बात है। 86 में, क्योंकि राजीव गांधी ने ये कहा था कि अगर किसी के पास भी काला धन है जो बाहर जमा है तो हम एक्शन लेंगे। तो आपने वो फाइल जो आपके पास थी, जो आपके अंकल ने दी थी, कि इसमें ये टाइम्स ऑफ इंडिया के जो ऑनर्स हैं जैन्स, उनके काले धन का सारा कच्चा चिट्ठा उसमें था, सब कुछ विद एवरीथिंग, ऑल प्रूफ, और वो आपने अरेंज करवाया। नॉट ओनली प्रूफ, आई टुक दैट फाइल, सीधा मैं विकी के पास गया। मैं कहा ये है, शी सेड वी आर नॉट वी आर वायर सर्विस, वी आर न्यूज़ सर्विस, वी आर नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। बाय दैट टाइम आई हैड ऑलरेडी गॉट 1 foot in wildlife filming, so I was almost out of whatever relationship मेरा जो AP के साथ था। But she told me, she said Kunal, I have a lot of personal regard for you, I'll do you one favor, मैं ये कागज सारे ऑथेंटिकेट करा देती हूँ, एंड शी सेड लीव दिस फाइल विद मी। मैंने छोड़ दी। उसे 3 दिन बाद मेरे को सैमुअल ने बुलाया, मेरे को दे दिया, कहता कि विकी रियली मस्ट लव यू बिकॉज ही स्पेंड $5,000 or $7,000 इसको, पर एवरी डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक।
और वो फाइल आपने फिर विद योर सोर्सेज वो आपने राजीव गांधी के साथ आपकी मीटिंग होती है। अजय बुशान थे उस टाइम, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस। मैं उनके पास गया, वो भी मध्य प्रदेश के थे। माय ग्रैंडफादर वाज फ्रॉम द मध्य प्रदेश कार्ड, सो वी फैमिलीज न्यू ईच अदर। मैंने कहा कि सर ये फाइल है और इसमें सारे डिटेल्स हैं, अब आप बताइए क्या करना है। प्राइम मिनिस्टर ने तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर आप हमको एविडेंस दो तो एविडेंस है, चलिए। तो उन्होंने कहा कि तुम ये फाइल मेरे पास छोड़ दो आज रात को और इसको लेकर मत घूमो, उसको कोई मार देगा तुमको, और कल सवेरे आई विल टेक इट टू द पीएम, मैं फिक्स करता हूँ। दैट वाज द मोमेंट ऑफ ट्रस्ट, वेदर आई लीव इट विद, आई लेफ्ट इट विद, उन्होंने अपने ड्रॉर में डाल दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट टू हिम एंड ही वाज वेटिंग फॉर मी, अपने फिएट गाड़ी में बैठे और हम गए 7 रेस कोर्स, राजीव थे उस लोक कल्याण में। पहले हम गए अरुण सिंह के घर, तो वी वर वेटिंग, वहाँ से फिर पैदल अंदर जा रहा था। तो अरुण सिंह ने कागज़ लिए और अजय बुशान ने कहा ये सारा एविडेंस है। ऐसे खड़े खड़े अरुण सिंह ऐसे पेपर्स को फ्लिप कर रहे। आफ्टर 4-5 पेजेस ही प्रिटेंडेड टू फेंट, क्यों ऐसे करके ही फेल ऑन द प्लॉप डाउन ऑन हिज काउच। माय गॉड, ये तो डायनामाइट है। कुत्ते में वो कहेगा आइए प्रधानमंत्री बुला, गए फिर से वहीं पे बैठे हुए राजीव जी की टेबल पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक वाइट टेलीफोन था और वेरी कर्टियस, वेरी नाइस। एंड आई डोंट थिंक उनको याद था कि पहले भी मुलाकात हुई, और वो तो हजारों लोगों को मिलते हैं। तो मैं गया तो मैंने उनको फाइल दिखाई, तो कहते हैं तुमको कहाँ से मिली? तो मैंने कहा, मेरे अंकल ने कहा था कि वो मेरे मामा थे, उन्होंने कहा था कि जब वो पूछेंगे तुम इस नंबर पे फ़ोन करना और मुझे बोलना वो प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, अगर वो पूछते हैं कहाँ से मिली है फाइल। तो मैंने कहा सर आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू टेल यू दैट, मै आई यूज़ योर फ़ोन। तो राजीव ने ऐसे करके फ़ोन मेरी तरफ किया और जो नंबर था वो मैंने डायल किया, मुझे नहीं मालूम था किसका नंबर है। तो फ़ोन उठाया राम जेठमलानी ने। तो ही सेज राम जेठमलानी, आई सेड सर कैन आई स्पीक टू मिस्टर हुन? हाँ। तो कहाँ से बोल रहा है? मैं कहा आई एम कॉलिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स, ही इज सिटिंग राइट अक्रॉस, ही इज आस्किंग कैन आई गिव योर पर्टिकुलर्स। हाँ, इसे दे दो। अच्छा, मैंने दे दी। फिर प्राइम मिनिस्टर ने फाइल बंद की, मुझे वापस पकड़ाई और बोला आप जाइए यहाँ से सीधा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वहाँ पे सरला जी जैन, सरला जी हैं, आप उनके पास जाइए और वो आप उनको दे दीजिए, और जो आपने मुझे बताया, जो आपको मालूम है, आप उनको जाके बता दीजिए। मैं उस टाइम प्रोजेक्ट टाइगर की शूटिंग कर रहा था, मैं अगले दिन अरुणाचल जा रहा था, नामदलवा। तो अजय बुशान साहब और मैं सरला जी के पास गए। शी वॉज डाउनराइट रूड। अच्छा, यू नो हु टोल्ड यू टू सिट डाउन? मैं तो बैठने लग गया था। गिव मी द फाइल, यू गिव इट टू मी, ओके यू कैन गो, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। पूरा माहौल बदल गया और मैं उस दिन रात को अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, मेरे को नामदफा जाना था, मैं प्रोजेक्ट टाइगर शूट कर रहा था, मैं वहाँ से निकल गया। 2-3 दिन बाद मेरे को फ्रेंटिक मैसेजेस आते हैं फ्रॉम माय वाइफ कि हैव यू सीन द पेपर्स? व्हाट ब्लडी पेपर्स है? अरुणाचल में मेरे को कौन से पेपर्स मिलने वाले? इसी से जो अंकल हैज बीन अरेस्टेड। आपके अंकल को अरेस्ट कर दिया है और उनकी फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है फ्रंट पेज पे, जहाँ वो सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको हथकड़ियों के साथ लेटे हुए। तो मैंने कहा बाबा ठीक है। फिर क्या हुआ, मैं प्रोजेक्ट टाइगर में बिजी हो गया, didn't bother. I came back to Delhi after about 2 weeks, 3 weeks जो भी आया। तो मुझे एक मैसेज आया कि आपको अरुण शूरी मिलना चाहते हैं। That time he was senior editor of Indian Express. So I went to meet him. Arun Shuri had a nodding acquaintance with me when I was in India Today. He used to एक बारी मेरे पीछे ऐसे करके देख रहे थे मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, उन्होंने कहा यू राइट वेल सन, ऐसे करके ना। तो दैट वाज द ओनली इंटरेक्शन आई हैड विद। तो मैं गया उनको मिलने और मुझे याद है इंडियन एक्सप्रेस की बड़ी बिल्कुल उनका ऑफिस अंदर की तरफ था, मैं वॉकिंग थ्रू द होल थिंग। वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग कुणाल? ऐसे सर क्यों, क्या हो गया? ये सर योर अंकल इज यूजिंग यू। उनको तो बेल मिल गया था। फिर उन्होंने पार्लियामेंट में टेबल की थी ये सारे एक और डॉक्यूमेंट जिसमें ओपनिंग सेंटेंस वाज माय नेफ्यू कुणाल वर्मा मेट यू ऑन सच एंड सच डेट। तो इसे देखो, और किसी को क्या होगा मुझे नहीं मालूम, ये तुमको मार देंगे, यू डोंट गेट इन्वॉल्व। This is what Arun Shuri told me. He said, you don't know the level at which this game is being played.
My advice to you, son, is obviously you don't know what the hell is happening. You are a conduit. तुम अब इसमें ठीक है, तुम्हारे अंकल हैं जो भी है, तुम अब थोड़ा लो प्रोफाइल रखो क्योंकि they'll eliminate you, whoever is involved in. यही एडवाइस दी उन्होंने. मैं वापस आ गया. उन्होंने कहा कि तुमको you don't understand the degree to which this game is being played. This is what he said to me. So I came away. And then what happened was that I went back to shooting Project Tiger. मैं तो जंगलों में था, मेरे को किसी से नहीं. आपको समझ में आया वो गेम क्या था? मेरी बात. अब इसका एक और चैप्टर है. My father by that time was now the commandant of the senior higher command in Mau. अब उनको मैसेज आता है कि आप कल की फ्लाइट से बॉम्बे जाइए and please travel in uniform. And you go to the airport, आपका टिकट आपको दे दिया जाएगा. तो उस टाइम ना एक हॉपिंग फ्लाइट होती थी, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, ऐसे कुछ था. भोपाल नहीं था, ग्वालियर, इंदौर, बॉम्बे. और एयरपोर्ट मैनेजर था AK मलिक करके, वो लद्दाख में था मेरे साथ टाइगर टॉप्स. आई न्यू. तो व्हेन माय डैड गॉट नो आइडिया व्हाट्स गोइंग, उनको टिकट दिया गया, आप बॉम्बे में लैंड करेंगे, वहाँ से आपको एक गाड़ी पिकअप करेगी, आपको रिटर्न फ्लाइट पे वापस आ जाओगे. 2 टिकट पकड़ा दिए. और ये सेकंड एनवेलप जिसमें रिटर्न टिकट है, वो उनको बोला गया था कि आप बॉम्बे में जाके खोलेंगे, इसको अभी मत खोलो. ही डिडंट नो, ही जस्ट हैड एंड ही हैड बीन गिवन सीट 1C. तो व्हेन ही गॉट ऑन द प्लेन, ट्रांसपोर्ट वाला? नहीं, इंडियन एयरलाइंस यार. अच्छा. तो ये 1C में जाके बैठ गए. 1B खाली था, 1A में एक बंदा बैठा हुआ था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा. The plane has taken off, that newspaper has come down, and it was somebody very senior from the Intelligence Bureau? No, from the PMO. PMO? I think I mentioned him in the book. I'm not sure if I've written about this. And he told my dad, he said, listen, your son is getting involved in things which he does not understand. Tell him to back off. My dad landed in Bombay, opened that envelope, returned ticket, he came straight back to Mahu. That was it. This whole meeting took place in the air. Okay, and my father didn't know what the hell had happened. I was getting panic messages कि तुम कर क्या रहे हो. मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरा भी तो I had moved on. मैं प्रोजेक्ट टाइगर से नामदफा से सुंदरबन घूम रहा था, मेरे को क्या. This is what happened. And ये you know the Bennett Coleman की जो फाइल थी, इसकी कहानी है क्योंकि my uncle Mr. Hoon, he was one of their partners. He was the chairman of Turner Morrison. अच्छा. Which was a very 700 crore company at that time or something like that. एंड इन्होंने इसको बिट्रे किया था. अच्छा. इनको उन्होंने हॉस्टाइल पता नहीं क्या किया था. जब मैं इनको कभी कभी मिलने जाता था बेनेट कोलमन के ऑफिस में, तो अशोक जैन तो लंच के बाद अपने वहाँ पे यूज्ड टू स्ट्रेच आउट एंड गो टू स्लीप. ये ही यूज्ड टू सिट इन हिज डेस्क. अच्छा. दे वर वेरी क्लोज. एंड जब इनका बिट्रेयल हुआ, उसके बाद इनके स्वॉन एनिमी हो गए ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के. उसके बाद तो ईडी शीडी पता नहीं कहाँ कई सालों तक चलता रहा टिल ही डाइड इन हिज 90s. I was not involved after that. I didn't know what the hell was happening. But what had happened? He simply brought this file to me and said, get it to the Prime Minister, which I did. तो बात जो मतलब मैं समझ पा रहा हूँ, ये यही हुआ होगा कि कोई डील हुई होगी देखिए PMO की और स्पेकुलेशन में तो हम नहीं जा सकते. I can only tell you what happened. I don't want to, I mean, I have no proof. I know nothing other than this is what actually happened. I met Sarla Jain, this is what she said, this is what happened. और I was really surprised जब मुझे अरुण शौरी जी ने बुलाया था. I wondering why. He just told me. He said, "You just be very careful, son." He will give me a, friendly advice. He said, "You are being used by your uncle also, and you better be careful." बस यही बोला उन्होंने और कुछ नहीं बोला. एक आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेंशन करते हो बुक में, वो है कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन का US कनेक्शन. अब that's also again. See, हमारे जब हम 68 में my father was nominated for the Allied Infantry Officers Course in Fort Benning, जो US 101 Airborne Division का वो हेडक्वार्टर्स है, उनका इन्फेंट्री स्कूल है वहाँ पे. उस टाइम क्या हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट $4 देती थी दिन का अलाउंस, और US गवर्नमेंट यूज्ड टू डबल दैट, तो $8 हो गए. जो सेकंड लोएस्ट था वो पाकिस्तानी था, उसको $16 मिलते थे, उसका 32. और कहाँ $8 और कहाँ 32, और बाकियों को तो उससे भी ज़्यादा मिलता था, साउथ वियतनामीज ये वो. तो द अमेरिकन गवर्नमेंट सेड, लिसन, हमारे बाबू यहाँ से क्लियर ही ना करें, वो अमाउंट ही ना बढ़ाएं. तो माई डैड वाज टेकन ऑफ द फ्लाइट इन 68. वो जा रहे थे अपना 1 साल के कोर्स के लिए. अब 69 में
उसी कॉज के लिए इनका नाम फिर से आ गया, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली, 2 बार ही आना। इस टाइम जब वो गए तो माई मॉम सेड मैं भी आ रही हूँ। उन्होंने $4 से $6 कर दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मॉम सेड मैं भी चलती हूँ। शी वॉज टीचिंग सेंट जोसेफ, फ्रिज विज बेचा ये वो। मेरी बहन को, माय नेम इज तीस्ता एंड आई, वी वर डिपॉजिटेड विद माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड 3 दिन बाद वी वर टू गो टू दिल्ली एंड से बाय टू देम। वो चले गए अपना, ये उस टाइम वो येलो फीवर वगैरह के इंजेक्शन वगैरह चाहिए थे, तो जो भी था वो चले गए। अब जब वो रेलवे स्टेशन में जा रहे थे, मेरी बहन ने ऐसा चीखना चिल्लाना शुरू किया कि बाप रे बाप, ट्रेन डिलेर हो जाती। She brought the place down. She was about 6 years old. So my same mama, Mr. Hoon, 6 मामा थे मेरे, पर यही told my mother, चलो तुम बच्चों को भी ले जाओ, मैं टिकट भर देता हूँ इनका। तो जब हम दिल्ली गए हैं, from Dehradun to say bye to my parents, we had gone with one shirt and one trouser. हमको नहीं मालूम था हम भी जा रहे हैं भाई। वहाँ पहुँचे तो खड़ा ब्लडी पासपोर्ट सही है, वो पासपोर्ट तो नहीं, उसी में मॉम के उस पर डोस हो गए थे, हमारे भी इंजेक्शन लग गए, ये हो गया वो गया। 3 days later we were on the flight to London. Those days it was a very interesting flight. I still remember we went from here to Tehran, from Delhi to Tehran, Tehran to Beirut, Beirut to Istanbul, Istanbul to Frankfurt, to Delhi, to London, where we stayed with another 2 mamas of mine while my dad went ahead. मेरे एक और मामा न्यूयॉर्क में थे। तो हम ऐसे करते करते हॉप करते हुए हम एक महीना बाद हम फोर्ट बेरिंग पहुंच गए। वी स्टेड विद माई, आई मीन वी वर देयर फॉर 1 year आफ्टर दैट। 1 year तो नहीं, 9 months 10 months जो भी था। आई स्टडीड देयर, 1 साल हमने फिर वहाँ पे पढ़ाई की। नाउ आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। हम जो हमारा घर था फोर्ट बेरिंग में, वहाँ से आई वॉज इन अ स्कूल, मी एंड माई सिस्टर, सो वी वर गोइंग टू द स्कूल एंड माई डैड वॉज इधर। शाम का टाइम था, कोई फंक्शन वंक्शन होगा, तो एक जर्मन शेपर्ड का नाम था रोमेल मेरे ख्याल से, वो एकदम जंगल के ऐसे करते हुआ आया, कूदता हुआ। मेरी सिस्टर थोड़ी सी घबरा गई, तो माई डैड सॉर्ट ऑफ काम डाउन द डॉग। उसके पीछे पीछे वेरी प्रिटी लुकिंग लेडी एंड हर सिस्टर, 2 of them. So one of them, so she introduced herself. She says, I'm Captain Karen McKay from the US Army. Karen McKay? McKay. McKay was her name. She's still alive. She's in touch with me. तो उसका फिर ऐसे हुआ कि she got friendly with us and she started coming to our house. She became very friendly with my mom. My mom used to do these television shows, साड़ी कैसे बांधना है, ये कैसे बांधना है. My mom was running the whole thing. So Karen McKay became an integral part. हमारे घर में आना जाना उसका बहुत होने लग गया। उसकी सिस्टर और ये आते रहते थे। कैरन तो बहुत ही, she was a paratrooper, ये वो. Now when we left US, इसके साथ that connection continued. We used to have a military sponsor, Bill Curtis, who later became a lieutenant general in the US Army, बड़े सीनियर बने। और हमारे जो सिविल स्पॉन्सर थे वो डॉक्टर मोहनलाल थे। सो ये कनेक्शन फैमिली के कंटिन्यू। बल्कि लेटर आई टुक माई ओन वाइफ एंड डॉटर एंड वेंट स्टेड विद डॉक्टर मोहनलाल। फोर्ट बेनिंग में इनको ले गया, बच्चा था यहाँ पे ये। अब कैरन मैके became a colonel in the US Army and then she left the US Army and she joined the Israeli Army. She married another chap who was also a colonel and both of them went off to, they were Jews. She moved into the Israeli Army. She served there. And then she came back and became one of the major senior operatives for the CIA. She came back to US? Came back to the US. So she served for 3-4 years in Israel and then came back. Whatever it was. And she was quite a paratrooper, yeah, whoa. So she came back and she rose very rapidly in the CIA, or maybe she was already high up in the CIA, I don't know. And she was given charge of the Mujahideen in Afghanistan. Achha, 80s mein? 80s mein. She was definitely one of the key players. What was the exact role, etc., I don't know. But she was one of the people there. And, but she never came to India. She never came to India. Then my dad retired. He was in Kulu, 2013. Karen McKay says, I'm coming to India to visit. She retired. She was living somewhere. I had gone to the US once in between. She came to see me. She was driving a truck. She had a bloody sawn-off shotgun in her boot. She had a machine pistol in her other boot. She's one of those characters. And she came to Delhi. I picked her up and उनको Volvo पे चढ़ा दिया, वो गई और she stayed for her. So when I was driving her to put her on the Volvo, I asked her, I said,
हाउ कम यू नेवर केम टू इंडिया, आप तो पाकिस्तान आती रहती थी, तो आ जाती आप इधर भी. So she said कि I would have loved to, but your government believes I was involved in Mrs. Gandhi's assassination. उसे यही बोला बस, और मैंने भी ज़्यादा खोदा नहीं, because I think we had reached the bus station, और चली गई. So after 3-4 days my dad rings up from Kulu and he says, यार ये कैरन को यहाँ से निकालो, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है. I didn't realize she was that much into the CIA thing and all that. I think मजाक में he says, you better, if she comes, you just make sure she goes immediately back. So she stayed for about 10 days in Kulu. And then she came. I even remember the date. It was 5th October, which was my birthday. I went to pick her up. And the same conversation continued. And I asked her, I said, what exactly happened? So she said, you know, somebody accused me, ये वो, blah, blah. हमारी intelligence में से. She says, she started telling me some story about some American guy who had floated this rumor that she was behind the US, Mrs. Gandhi's assassination, ये वो. But she denied it. She said, nahi, aisa hi. He neither denied it nor did she confirm it, kind of a thing. Then she's been in communication with me. She keeps sending me emails. My father died. Everything I write, she likes to read and all that. She's now in her late 80s. She must be close to 90. 86, 87 की तो होएगी. And अभी भी amazing lady. अभी भी घोड़े चला. She's living in a ranch up there all alone. And this. So I wrote to her when I was writing Hindustani. I said, listen, you told me this. And now you're retired. So tell me the damn story. What happened? How were you involved with Mrs. Gandhi? So she wrote back to me, but she didn't confirm nor deny. She again sort of pussyfooted around the whole thing. But ये लोग ऐसे नहीं बोलते unless कुछ होगा. अब क्या करें? I'm not a detective. जो मुझे पता था मैं आपको बता रहा हूँ. आखिरी में और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं काफ़ी समय हो गया, लगभग 2 घंटे होने वाले. एक तो मेरा ये सवाल था कि तमिल इलम का जो आपने एक स्टोरी करने की कोशिश की थी, हम लोगों को बाहर उठा के फेंका. इजराइल का क्या कनेक्शन है? कुछ कनेक्शन था उसका? पता नहीं. अगेन इसी जनरल कालकट जो हमारे IPKF के कमांडर थे, वो भी एज आई टोल्ड यू हम सब एक साथ, वी ऑल ग्रू अप टुगेदर. उनके पास हमारा एक कुत्ता था शेर खान, उसी का पपी उनको दिया था. उनका बेटा भी डून स्कूल में था. तो आना था. एक बार हम उनके साथ, वो मेरे ख्याल से ही वॉज कमांडिंग द डिवीजन और मे बी इट वॉज द ब्रिगेड कमांडर हिंडन में, मेरठ में. वहाँ पे तीतर डक शूट्स के लिए जाते थे कभी कभी. तो ये सब चलता रहता था. तो उनको मैं ड्यूरिंग उसी टाइम पे जब मैं इंडिया टुडे में था, मैं उनको मिला था. और वो मेरे को ऐसे ही कैजुअली मिला था, मेरे ख्याल से DC लाइब्रेरी में ही. तो उन्होंने मुझे कहा था कि इसमें इजरायली का भी हाथ है, इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है. उन्होंने काफ़ी अच्छा ऐसा ही बोला. हाँ, he told me the whole thing. So I came back to India today and I told someone Dubai, I said, yes, hey, you want, we can investigate this further and do a story on it. तो दिलीप बॉब खड़े हुए थे वहाँ पे. तो वो बड़े एक्साइटेड हो गए. वो कुर्सी खींची, सुमन के कमरे में एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप था. कुर्सी पे खड़े होकर दिलीप बॉब सेड, इजराइल इज हियर, श्रीलंका इज हियर, इसमें क्या कनेक्शन है. सो मैंने कहा अगर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं जो मुझे बताया गया मैं आपको बता रहा हूँ. नहीं हो ही नहीं सकता. नहीं होता, छोड़ो. बट बाद में लेटर वी गॉट टू नो दैट द इजरायली, द मोसाद हैड अ वेरी मेजर रोल इन द LTT बिजनेस स्टफ लाइक दैट. तो था. अच्छा. देश में बहुत सारे ना व्हील्स विद इन व्हील्स वाले जो सिनारियो है, हम लोगों को बहुत कम पता चलता है. और जो पता चलता है, देन एज आई एम ऑल्सो हिस्टोरियन, सो माई मेन थिंग इज टू पुट डाउन फैक्ट्स द वे इट हैपेंड एंड लीव इट टू एवरीबॉडी टू जज. आखिरी सवाल. 2 घंटे हो गए. आई डिडंट रियलाइज. कू की क्या स्टोरी है? जो 2012 में कू की एक स्टोरी चलाई गई थी, जिसके बाद शेखर गुप्ता का नाम गुप्ता हो गया. तो गुप्ता जी, आपने लिखा भी है कि आप उनसे मिलने गए थे और आपने कहा कि ये तुमने क्या किया है. उसके बाद वो कन्वर्सेशन जो है और क्या स्टोरी थी वो पूरी की पूरी मैं चाहता हूँ कि आप बताएं. देखिए, जनरल VK सिंह को मैं जानता नहीं था. पहले जानता था, मतलब ही वॉज फ्रॉम द राजपूत्स, वो भी 2 राजपूत, बट वेरी लिटिल इंटरेक्शन. माई फादर वॉज, वो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट थे. ये उस टाइम 25 राजपूत में थे, फिर इनको 2 राजपूत भेजा गया था. उनका जो अपना चलता रहता है. बट कभी कल आते मिले भी होंगे, तो आई डिडंट रियली नो हिम.
फिर मैं इनसे मिला था जब ये 2 कोर कमांडर थे, और उस टाइम में ये नॉर्थ ईस्ट ट्रिलॉजी पे काम शुरू करने वाला था नॉर्थ ईस्ट में, तभी ईस्टर्न कमांडर बन गए। तो हमारा ग्रेजुअली देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन एंड आई गॉट टू नो हिम वेरी वेल, एंड मेरा उनके लिए वेरी हाई रिगार्ड, as far as integrity and everything is concerned. I found him to be a very, very fine and upright officer. And we started. नॉर्थ ईस्ट ट्रिलॉजी वाज अ वेरी बड़ा प्रोजेक्ट था, पूरा नॉर्थ ईस्ट को डॉक्यूमेंट किया। तो उन्होंने, he was very much on the ball with me, and it was our relationship was growing. जब ये इनका एज इशू हुआ है, उसमें मुझे भी पता था कि पूरी कहानी क्या है। इसमें जे सिंह का हाथ था पूरा, जो चीफ रह चुके हैं, और इनका क्या हुआ है मैंने किताब में भी लिखा हुआ है कि क्या थी स्टोरी, क्या था। अब इनको डिस्क्रेडिट करने के लिए पूरी यूपीए सरकार इन्वॉल्व हो गई उसमें, इनको तो किसी तरह से निकालना ही है। अब क्या आप मुझे बताइए, ये एक अफसर है जिनके पिताजी 14 राजपूत में थे, सीओ रह चुके हैं। हम लोगों की आप डेट ऑफ बर्थ फर्ज नहीं कर सकते। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आर्मी हॉस्पिटल में या जिस भी हॉस्पिटल में होंगी वो होगी, और वो पलटन के रिकॉर्ड में भी होगी कि कैप्टन सो एंड मिसेस सो एंड सो कंग्रेचुलेट यू, उनके वार्ड एरिया में आ जाता है सब कुछ। तो ये तो जनरल वीके सिंह सेम बैकग्राउंड, सेम यूनिट, हिज डैड इज ऑल्सो, उन्हीं का भी वही रूटी। उनका एज का कोई इशू नहीं था, पूरा फ्रॉड था, ये फ्रॉड था। उसमें उनका जो एनडीए का जो फॉर्म था, नेशनल डिफेंस अकेडमी का फॉर्म, जो उनके हेडमास्टर ने पहले पेंसिल से भरा था, इन्होंने फिर जब इंक किया है, तो जब इन्होंने इंक किया है तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ जो हेडमास्टर ने लिखी थी वो गलत लिखी थी, उसने 50 लिख दिया था इंस्टेड ऑफ 51, और वीके ने उसको उसी के ऊपर इंक में 51 कर दिया था, लेकिन पेंसिल की मार्किंग उसकी 0 दिखा रही थी। ठीक है। अब जे सिंह जब चीफ बने, उनका अपना रीज़न था कि टू ओब्लाइज द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने बोला कि भैया फलाने को चीफ बनाना है, अब इसको कैसे बनाएंगे। तो इन्होंने जो पूरा प्लान बनाया, तो उन्होंने कहा कि वीके सिंह को चीफ बनना जरूरी है, लेकिन इसको 2 साल में रिटायर करना है, 3 साल में नहीं। और ये लॉ ये है कि व्हेन यू टर्न 62 और यू हैव सर्व्ड 3 years, तो इसका इफ यू कट हिम डाउन बाय 1 year, देन ऑटोमेटिकली द नेक्स्ट पर्सन हु बिकेम द चीफ वाज इन लाइन, अदरवाइज ही वाज नॉट इन लाइन। वो अपने कोर्स में भी ही वाज नॉट इन लाइन, उनके आगे तो बहुत लोग थे। वीके ही नहीं, जनरल वीके ही नहीं, उन्होंने कई लोग 12 और ऑफिसर्स को भी शॉर्ट आउट किया है। अच्छा। एक तो रवि अरोड़ा थे जो अगले चीफ के बैच के थे, सॉर्ड ऑफ ऑनर थे, उनसे 1 साल छोटे थे। उनका तो बॉडी नहीं होल्ड किया, मेजर जनरल भाई उनको घर भेज दिया। वो भी कभी काफ़ी फेमस लेखक हैं, वो पब्लिशिंग हाउस रन करते हैं, वो अपना नटराज पब्लिशर्स के बड़े भाई हैं, सॉर्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम दैट बैच, और गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम दैट बैच। लाइक दिस दे सॉर्टेड आउट 12 पीपल। और ये कहानी हम लोगों को मालूम है। अब देखिए, अब बाय दैट टाइम the whole UPI government was, the only thing which was saving General VK Singh was that Mr. Antony was also a man of integrity. वो झूठ नहीं बोलने वाले थे, नहीं तो उस दिन वो पार्लियामेंट में जब लालू जी भी खड़े होकर बोले थे इसको मक्खी में, दूध में से मक्खी को बाहर फेंक दो, उस दिन जनरल साहब जनरल वीके सियाचिन में थे, उनके बिहाफ पे स्टेटमेंट्स हम लोग दे रहे थे कि भैया ये क्या हो रहा है। सो इट वाज अ वेरी टच एंड गो सिचुएशन। And the entire media, including some very good friends of mine, okay, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, लेकिन अब वो बड़े मेरे दोस्त, मैं उनको बोलता हूँ, यार तुम लोगों को उस टाइम समझ नहीं आ रही थी, तुम कर क्या रहे हो, यू आर प्लेइंग विद इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी। ये आपको क्यों नहीं समझ रहे थे, ये आपने क्या डैमेज क्या किया है। अब ये सब चल रहा था, अब गुप्ता जी आ गए लाइन में, और इन्होंने जाके ये छाप दिया, फ्रंट पेज स्टोरी कूशू। इन्होंने अपने न्यूज़पेपर को दे टू यूज इट लाइक अ वेपन। मैं आपको एक और इंसिडेंट देता हूँ कि रितु सरीन थी उनके साथ, वो मेरे को जानती है, अब तो जर्नलिस्ट ऑल्सो इनके साथ, मैं तो जर्नलिस्ट बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए रहा हूँ, 1.5 साल या 2 साल। इसका फ़ोन आने लग गया मेरे को घड़ी घड़ी, मैं जनरल लुम्बा के साथ वापस गुड़गांव जा रहा था, 10 फ़ोन मारे इसने मेरे को कि मेरे को जनरल वीके से बात करा दो। मैंने कहा देखो, मैं किसी की बात कराने में, आई एम नॉट अ बड़ी दलाल हो समथिंग, तुमको बात करनी है, ये उनका नंबर है, उन्होंने बात करिए, आपका कॉल ले लेंगे। मैं आई डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन कि आपकी बात करनी है, ये करनी है, एंड ही ऑल्सो डज नॉट लाइक इट। ऐसा किसी से मैं बात करनी, तुम कौन होते मेरे को बोलने वाले। तो मैं उसको घड़ी घड़ी बोलता रहा, नहीं इज नॉट टेकिंग माई कॉल, तुम बात करो। तो मैंने उसको पहले 10 बार शी कॉल्ड मी, 10th टाइम आई वाज अ लिटिल रूड टू, एंड आई टोल्ड हर टू ब्लडी गो,
पेड़ पे चढ़ो और वहाँ से चली झांग लगवाया, यूज स्लाइटली स्ट्रॉन्ग। अगले दिन हेडलाइंस कि साइड में, मेन हेडलाइन के साइड में रेड इंक में छाप दिया, कुणाल वर्मा सेड दिस टू रितु सरीन टू गो एंड डू व्हाटएवर। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिज्म इज दिस यार? एंड व्हाट एम आई डूइंग दैट इज अनएथिक? आई मीन आई एम टेलिंग यू, उनको बात करनी है, आप करो ना डायरेक्टली। उल्टा उसे, इट वाज प्रिंटेड इन रेड इंक यार, व्हिच हैड नो जर्नलिस्टिक पर्पस। व्हाट पर्पस? ही जस्ट ट्राइड टू हिट बैक एट मी। Now, Shekhar had been my colleague in India Today. मेरे घर आता था रक्षा भवन में. He went and stayed. 80s में मतलब. He went and he stayed with my dad in Ladakh and all that. अच्छा, अब ये गुरुजी इन्होंने छाप दिया और मैं अपने इनिशिएटिव में, इनफैक्ट जनरल वीके मेरे से बहुत नाराज हो गया कि तो गया बाकी उसको वो सोचेगा तुम्हारा साइन ऑफ वीकनेस। मैंने कहा कि मैं पहुंच गया शेखर के पास, मैंने कहा आई वेंट, और शेखर बड़े प्यार से मिला। पूरा इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे इंट्रोड्यूस, ये मनु पब्बी है, ये है, कुणाल मेरा बहुत दोस्त है, ये वो। तो 3 hours आई वाज सिटिंग इन हिज ऑफिस, या 1.5 घंटे के लिए जो भी है। फिर मैंने शेखर को कहा, देख यू आर प्लेइंग विद फायर, व्हाई हैव यू डन दिस, आई डोंट नो, गेट इनटू माय स्कॉर्पियो, लेट अस ड्राइव टू आर्मी हाउस, आप जनरल साहब से बैठो और आप सॉर्ट आउट करिए क्या बात। ये आप नहीं कर सकते क्योंकि आप आर्मी की इंटेग्रिटी पे आप उंगली उठा रहे हो, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, आप बिल्कुल दिस इज नॉट ऑन, नहीं कर सकते। और मैं बिल्कुल गुड फेथ से गया था, आई हैड नो, मेरे को क्या लेना देना इससे बियॉन्ड अ पॉइंट। मुझे कहता है अच्छा तू चल आगे आगे, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, अपनी गाड़ी में आऊँगा। मैंने कहा तू नहीं आएगा, तू मेरी गाड़ी में बैठ। नहीं बैठा और आया भी नहीं, ठीक है। बट ये जो इसने कहानी छापी थी, हमको बाद में पता चला कि ये चिदम्बरम साहब के घर में बैठ के लिखी है, एंड ये इन्होंने डिस्क्रेडिट करने के लिए लिखा है, और इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये किया है, हमको पूरी वी न्यू एवरीथिंग। वो तो जब जनरल वीके की किताब लिखी है करेज एंड कन्विक्शन, आई वाज इसको ऑथर, हमने ये पूरा डाल दिया उसमें कि इन्होंने ये हुआ, ये जो आपको बता रहा हूँ ये सब पब्लिक डोमेन में है। होम मिनिस्टर चिदम्बरम, हाँ जी, उन्होंने प्लांट करवाया था। होम मिनिस्टर जब जिस दिन जनरल वीके की जो किताब है जिसका आई एम द को ऑथर विद हिम, the opening chapter is his meeting with the home minister. जब होम मिनिस्टर उनको कहते हैं without any preamble, nothing, कि जनरल साहब क्या हाल है, congratulations, nothing, he says general we want you to declare, we are going to declare martial law in Chhattisgarh, we want you to deploy the Indian army there, disturbed area. Opening sentence in the book पढ़िए, और उसमें जनरल वीके ने कहा मैं नहीं करूँगा, I will not turn against our own people. He said, what about Manipur and Kashmir? He said, those are border states. We have a problem of insurgency from outside. We are not going to get involved in the heart of central India. इन लोगों को माइन साइंस के लिए इनको लैंड वैंड चाहिए था, जो भी इनकी गेम्स थी, इनको तो सीधा वो, दिस इज द ओपनिंग चैप्टर। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स होम मिनिस्टर वाज गनिंग फॉर हिम। ये होता कौन है, मैंने जब हुक्म दिया था ऐसे क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आप इन सबको लिंक करिए, आप अपने यू विल गेट योर ओन आंसर्स। या ये सब हुआ है, एंड दिस इज इट इज़ ऑल्सो इन पब्लिक डोमेन, इट इज़ वेल नोन। शेखर की जो कहानी थी, आई मीन किस बेसिस पे लिखी गई है, द मैन शुड हैव बीन अरेस्टेड फॉर ट्रीजन। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि आपको ये अभी कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है, वो तो मिनिस्टर्स के अरे जी देखिए, हमने उसके बाद मिस्टर देवासायम है, who is a very ex-IAS, and he was earlier in the army. And he's now 80 years old. He lives in Bangalore. He's from Kanyakumari. One of the most dedicated individuals you'll ever meet in the country. He was one of the people who fought along with me for General VK Singh. उस टाइम तो सब मोड़ के चले गए ना, क्योंकि सबका सरकार आपके अगेंस्ट हो जाए तो आप चीफ भी हो सकते हो, सबके सब आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। क्या हुआ उस टाइम, Devasayam and myself, we filed a case in the Supreme Court. My name was not on it, my father's was. Where we said that you are playing with institutional integrity, please don't do this. उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें लिस्ट की थी। लोधा साहब थे जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे उस टाइम, उन्होंने इमीडिएटली एज इशू की, जब उन्होंने रूलिंग दी थी, वही वाला बेंच हमारे सामने आ गया, लोधा एंड गोखले करके, जो ऑनरेबल टू जस्टिसेस, and they threw the case out. They called the attorney general आए, 1 बजे उन्होंने एडजर्न किया, उन्होंने ACC फाइल मांगी, ACC फाइल से लोधा साहब ने 2-3 पेजेस पढ़े जो बिल्कुल झूठ था, तो और डिसमिस कर दिया केस।
हमने कहा ये पर्जरी है, आप झूठ बोल रहे हो, इसकी डेट्स ही नहीं मैच कर रही है, आप कैसे पढ़ रहे हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप पढ़ रहे हैं। तो हमने फिर से फाइल किया। इस टाइम उन्होंने हमको धमकी दी कि हम आपको बंद कर देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे। हमने कहा हम इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे। उस टाइम शेखर गुप्ता जी की नेशनल इंटरेस्ट करके कॉलम होती थी। जिस दिन ये केस आया है सुप्रीम कोर्ट में, इस महाशय ने 1 पेज का आर्टिकल लिखा है। उसमें उसने ये बोला है, क्योंकि उसमें हमने 2-3 चीज़ें रेज की थी, जिसमें हमने जनरल जे जे सिंह का रोल और जनरल विक्रम सिंह का रोल और प्राइम मिनिस्टर को हमने क्वेश्चन किया था कि ये लोग डिलिबरेटली टैम्पर कर रहे हैं। तो शेखर गुप्ता लिखते हैं, और उसमें हमने एक वर्ड पिटिशन में यूज़ किया था, लंगर गॉसिप, in relation to something to do with it is common langar gossip that this is well known etc. ऐसे करके इसने कहा कि these guys are communal, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह is a Sikh, जनरल जे सिंह is a Sikh, विक्रम सिंह is a Sikh, these fellows are communal. My mother is a Sikh यार, what are you talking about? and पर इन्होंने ये लिख दिया। अब लोधा साहब हमको कहते हैं आप लोग कम्युनल हो। हमने कहा क्यों जी, अगर 3 सुब्रमण्यम खड़े हो गए और चाकू मार दिया आपको तो कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि तीनों सुब्रमण्यम है या नैयर है या कुछ है। दिस इज यू आर गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस। यार आप बात क्या कर रहे हो? मैं तो लिख दिया है। आई मीन पीपल थ्रो मी नहीं हिंदुस्तानी से हटाओ, तुम्हारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाएगा। मैंने करने दो यार, ये सच्चाई है। ये दीज पीपल शुड बी, दे शुड रियली बी अप फॉर ट्रीजन। मैं तो घड़ी घड़ी बोलता हूँ, मैं खड़े होकर बोलूँगा कि ये हुआ है और ये गलत था, और इन लोगों ने इसका इम्प्लीकेशंस आज तक आपको इम्पैक्ट कर रही है। यू हैव टू स्टैंड अप एंड फाइट फॉर योर बिलीव्स यार। नहीं करोगे तो फिर नहीं। इस देश में तो ट्रीजन छोड़ो, ये तो सब जो लोगों ने हथियार उठा के लड़े स्टेट के खिलाफ, वो MP MLA भी बने हैं। तो ये तो क्या ही कहने, ये तो इनको तो सिर्फ मिनिस्टर्स के इंटरव्यू ही मिलते हैं अभी भी। बहुत सारी बातें हैं सर। मैं चाहता हूँ कारगिल पे भी बात करना है, 62 की लड़ाई है उस पर बात करना है, 65 की लड़ाई है उस पर, 71 की है। मिलिट्री हिस्ट्री एक अलग चैप्टर है जो हम एक एपिसोड में कवर करेंगे। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो रह गई हैं, जो मैं चाहता हूँ कि हम बात करें। और अगली बार मैं दिल्ली आता हूँ तो अगली बार आप पूरा दिन निकाल के आइए ताकि हम 5-6 घंटे का रिकॉर्डिंग करें। अभी तो मैं वापस जा रहा हूँ कुल्लू, जहाँ बिल्कुल तबाही हो रखी है जी। उस पर भी अभी हम अरुणाचल में थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि प्रीएम्प्टिव मेजर्स लें थोड़े बहुत। अभी आया हूँ मैं वहाँ से पिछले हफ्ते। कुल्लू में जो हुआ है इस टाइम, हिमाचल में जो हुआ है, अगर यही बात है कि अब ये आपको लोग कहते हैं कि ब्यास ने ये कर दिया वो कर दिया। ब्यास ने तो कुछ नहीं किया है। जो आपने खचड़ा ब्यास में डाला उसने लेके आपके मुंह में वापस मारा है। अगर आपको ये लेसन्स अभी नहीं सीखोगे, इसके जो आपने जो हिमालय का एरिया है, इसको अगर आप बिल्कुल हथेली में रख के फूंक मार के आपको इसको जो प्रिजर्व करना है, अगर आप ऐसे जैसे घर बनाए जा रहे हो, सड़कें बनाए जा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ये तबाही तो अभी शुरुआत है और ये चलती रहेगी। क्लाइमेट चेंज इज ऑन यू यार। पहले इन्वायरमेंटलिस्ट कहते थे 10 साल बाद ये हो जाएगा, 20 साल बाद ये हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि 2024 में ये हो जाएगा। यू बेटर वेक अप एंड देयर नो पॉइंट से कि घड़ी घड़ी बोलने का कि ये हो गया वो हो गया। उसके सोल्यूशन हैं। अभी भी आप सुधर जाइए, अभी भी आप कुछ करिए। अभी हमारे हिमाचल के चीफ मिनिस्टर बने, उनका अभी एक बयान पड़ा 3 दिन पहले कि वी विल रीबिल्ड हिमाचल एंड मेक इट द टूरिस्ट हब ऑफ दिस कंट्री। अरे बाबा, टूरिज्म इज हाफ द प्रॉब्लम। जो भी आ रहे हैं आपके, जो आपके उनका कचरा बाहर नहीं निकाल पा रहे, आपके कार्बन इम्प्रिंट, अब हमारा लॉजिक तो हमने बिल्कुल ही खिड़की के बाहर फेंक दिया है। और तबाही ऐसी आएगी कि आपको समझ नहीं आएगा हो क्या। आपके नाक के नीचे हिमालय स्क्रम्बल हो रहे हैं और आप अभी भी बैंड बजा रहे हो, गेम्स खेल रहे हो। ऐसे नहीं होने वाला। इसका भी आई होप कि सॉल्यूशन निकले कुछ। और इट्स अ ऑनगोइंग थिंग। आई मीन एक चीज़ 2 चीज़ नहीं है इसमें। आपको पूरा अब वी हैव टू नाउ सी ग्रीड इज नॉट गोइंग टू गेट यू। जब आप मरोगे आप अपने साथ कुछ नहीं ले जाने वाले भैया। और इस देश का द ओनली वे टू ट्रीट दिस कंट्री, वी आर ब्लेस्ड, वी आर लिविंग इन अ सब कॉन्टिनेंट विच इज सो ब्यूटिफुल। इसका तो क्या बोले, हर एक चीज़ है आपके पास। कुदरत ने आपको हर एक चीज़ दी हुई है। तो अगर हम किसी भी आपका धर्म हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कुछ भी हो, आपका एक ही रिलीजन होना चाहिए, वो है यूर हिंदुस्तानी है।
एंड अगर आप उस पर नहीं, उसके बाद आप जो करना चाहते हो करिए, जिसको आपको हाथ उठा के दुआ देनी है या किसी और से करते रहो, लेकिन डोंट फॉरगेट आप एक ही बोट में हो। और उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इन्वॉल्व है, और नेपाल भी इन्वॉल्व है, भूटान भी इन्वॉल्व है। इट्स अ सब कॉन्टिनेंट विच वी हैव टू सी एज अ एंटिटी। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को पता चली। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग इसको पढ़ेंगे तो उनकी आंखें खुलेंगी। आई होप कि इसमें से भी काफ़ी लोगों को बहुत शौक लगने वाला है कि इतनी स्टार्टलिंग रेवलेशंस जो निकल के आई हैं इस कॉन्वर्सेशन में। I have not written this book because of wanting to shock people I know. or anything. It's my view of contemporary India, which I wanted to share with the people. बिल्कुल। थैंक यू सर। Thank you, Aryan. Thank you for having me here. और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर।